My name is Fiza Khan and today we have the lecture number 4th of the circulation and we are studying RH grouping. Okay? कल मैंने ABO grouping पढ़ा दी थी, उसके अंदर मैंने चार्ट भी बता दिया था कि कौन सा ब्लड ग्रुप कौन से ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकता है, कौन सा ब्लड ग्रुप कौन से ब्लड ग्रुप से ले सकता है. वो चार्ट पढ़ना तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे सब उसको रट्टे लगाओ. समझा तो मैंने, उसमें समझ जैसा कुछ है भी नहीं. जिसका ए एंटीजन है उसकी बी एंटीबॉडी, जिसके बी एंटीजन है उसके बी एंटीबॉडी, जिसके ए बी एंटीजन दोनों है उसकी कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, और जिसके एक भी एंटीजन नहीं है यानी ओ ब्लड ग्रुप होगा और एंटीबॉडी दोनों होगी. ठीक है, उसमें इतना ही था. अभी अपन ने जो ब्लड ग्रुप पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा है तुम लोगों ने? ए बी पॉजिटिव है ना, बी पॉजिटिव पढ़ा है, ए पॉजिटिव. अब अपन पढ़ रहे, अपन ने ये तो पढ़ लिया, ये तो क्या है अपने को पता चल गया एंटीजन है. ये जो ए बी ये सब तो क्या है? एंटीजन है. क्या है? ठीक है, जो कहां पे होते हैं हमारी आरबीसी की सरफेस के ऊपर जो प्रेजेंट होता है वो एंटीजन है. ठीक है, आरबीसी से बाइकॉनकेव होती है. बाइकॉनकेव का मतलब यही होता है दो कॉनकेविटी होना. अनदर एंटीजन, दूसरा जो एंटीजन है उसका नाम क्या है? आरएच एंटीजन. वैसे अपन ने इसको कहां से ढूंढा? इसका नाम आरएच क्यों पड़ा? क्यों? क्योंकि इसको ढूंढा अपन ने कहां से? इससे रीसस मंकी से, है ना. एक मंकी की एक क्या बोलते स्पीशी है जिसका नाम है रीसस मंकी, है ना. यहां से अपन ने आरएच एंटीजन को पहली बार ढूंढा था, इसलिए इसको क्या नाम दिया? आरएच नाम दिया. इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द ह्यूमन बींग्स. ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द ह्यूमन बींग की जो सरफेस है उसके ऊपर इसको देखा गया है. ठीक, सबके अंदर नहीं होता लेकिन बहुत सारों में होता है. सच इंडिविजुअल कॉल्ड पॉजिटिव, आरएच पॉजिटिव. जिसकी आरबीसी के ऊपर आरएच पॉजिटिव प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे अपन? आरएच पॉजिटिव. और जिसकी आरबीसी के ऊपर आरएच एब्सेंट होगा, यहाँ पे कोई आरएच है नहीं, खाली बस ए एंटीजन है, इसको क्या बोलेंगे अपन? आरएच नेगेटिव. ये तो समझ में आ गया है ना. आरएच नेगेटिव, आरएच पॉजिटिव क्या होता है? RH negative person if exposed to RH positive blood which form a specific antibody. अब मैंने कल क्या बताया था, अपनी बॉडी के अंदर कुछ भी बाहर से जाएगा एक्स्ट्रा से, तो अपनी बॉडी क्या करेगी? उसको कैसे ट्रीट करेगी? दुश्मन की तरह, और उसके अगेंस्ट में क्या बनाएगी? एंटीबॉडी बनाएगी. मैंने किडनी का एग्जांपल दिया था ना. तेज बोल रहे हो क्या? ठीक है ना. कल मैंने किडनी का एग्जांपल दिया था कि भाई एंटीबॉडी क्या करेगी? इस किडनी के ऊपर अटैक कर देगी और किडनी को पूरा खत्म कर देगी. ठीक है, वैसे ही अगर किसी RH नेगेटिव वाला इंसान, ऐसा इंसान है कोई, सडनली उसकी बॉडी के अंदर आरएच आ जाए, अब उसकी बॉडी उसको कैसे ट्रीट करेगी? फॉरेन सब्सटेंस की तरह ट्रीट करेगी और उसको क्या करेगी? अटैक कर देगी. ठीक है, अब उसको अटैक करेगी वो तो क्या होगा? उसकी बॉडी उसके अगेंस्ट में क्या बना लेगी? एंटीबॉडीज बनाएगी. ये लिखा हुआ है ना, आरएच एंटीजन के अगेंस्ट. तो इसलिए क्या किया जाता है? आरएच ग्रुप को भी ट्रांसफ्यूजन से पहले, जब भी आप किसी को ब्लड दे रहे हो तो उससे पहले आरएच एंटीजन को भी मैच किया जाता है कि आदमी सामने वाला जिसको अपन दे रहे हैं वो आरएच पॉजिटिव है या नहीं है ना. इन द केस ऑफ आरएच इनकम्पेटेबिलिटी और मिसमैचिंग, अगर ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगी? आरएच इनकम्पेटेबिलिटी हो जाएगी और मिसमैचिंग हो जाएगी. अब इसमें एक केस पढ़ने को मिलता है आरएच, इसका नाम है याद रखना, आरएच इनकम्पेटेबिलिटी. क्या है? अब इसका एक केस है, एक मेडिकल केस है. वैसे तो काफी बड़ा है, बहुत बड़ी थ्योरी है इसके ऊपर, लेकिन अपनी एनसीईआरटी में सिर्फ नाम है और बताया कि क्या होता है, तो उतना पढ़ लेते हैं अपन. ठीक है, क्या देखा गया कि जब एक मदर है, ठीक है, उसका जो ब्लड ग्रुप है वो कैसा है? ये मदर है ना. ठीक है, अब इसके पेट में जो बेबी है या यूट्रस में जो बेबी है उसका ब्लड ग्रुप क्या है? अरे हाँ, ये लिखा ना इधर. और अब जो फीटस है उसका ब्लड ग्रुप क्या है? पॉजिटिव. देखो फीटस क्या होता है? वुंब में पलने वाला जो बच्चा होता है उसको फीटस बोलते हैं. ठीक है, वो क्या है? आरएच पॉजिटिव. ठीक है, अब आरएच एंटीजन ऑफ द फीटस डू नॉट एक्सपोज टू द आरएच मदर ब्लड इन द प्रेगनेंसी, द टू ब्लड आर वेल सेपरेटेड बाय द प्लेसेंटा. अब जनरली क्या होता है, थोड़ी स्पेस ही नहीं है यार, इसको छोटा कर दूं क्या थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए, फिर समझाती हूँ. थोड़ा अच्छी चीज है. वाओ, इस पे क्लिक कर दो. छोड़, इरेज कर देती हूँ, समझना ध्यान से. ठीक है, अभी बस केस क्या बताया वो याद है? क्या पढ़ रहे हैं? आरएच इनकम्पेटेबिलिटी. क्या पढ़ रहे हैं?
हमने क्या केस लिया है, एक कौन है, एक मदर है जिसका ब्लड ग्रुप कैसा है, हाँ, और उसके जो फीटस है उसका ब्लड ग्रुप कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, तो अब जैसा कि तुम्हें पता होगा कि जब फीटस वुम में होता है, यानी यूट्रस में होता है, वुम भी बोलते हैं उसको, तो उस टाइम पे क्या होता है कि मम्मी का जो ब्लड होता है ना, जो मदर का ब्लड होता है और जो बच्चे का ब्लड होता है वो सेपरेट होता है कि नहीं होता है? ऐसा थोड़ी है ना फीटस का ब्लड और मदर का ब्लड हमेशा मिक्सिंग ही चल रही, नहीं, है ना। क्या होता है कि जनरली जो बेबी होता है वो, जैसे कि अगर अपन, ये अगर एक यूट्रस में अगर बेबी है, इसको एक यूट्रस मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो बेबी है, ठीक है, इसको अज्यूम कर लेना, है ना, ये फीटस है, तो इसके चारों तरफ क्या होती है, कवरिंग होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। पढ़ने की जरूरत नहीं है, नाम टफ है मुझे पता है, बट बता रही हूँ क्या होता है। एमनियोटिक फ्लूइड होता है और इधर से प्लेसेंटा होता है। क्या होता है, जो ये क्या होता है, इसको जब तक ये वुम्ब में होता है तब तक इसको न्यूट्रिशन और फूड देने का काम करता है, लेकिन जो मदर का ब्लड है वो इससे बाहर है और जो फीटस का ब्लड है वो इसमें ही, तो सेपरेट है। तो प्रेगनेंसी के दौरान, नॉर्मल प्रेगनेंसी के दौरान मतलब क्या होगा कि कोई भी ब्लड जो है आपस में ट्रांसफ्यूजन नहीं हो रहा है, ठीक है। 9 मंथ तक निकल गया, फर्स्ट बेबी है किसी लेडी का, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही डिलीवरी का टाइम आएगा तो क्या होगा, ये प्लेसेंटा डिटैच करता है, डॉक्टर हटाते हैं, तो इस टाइम क्या होगा, फीटस वाला ब्लड अब क्या हो जाएगा, मदर के ब्लड में आ जाएगा, आएगा, है ना। अब फीटस वाला ब्लड मदर के ब्लड में आया, मदर का ब्लड था RH नेगेटिव, लेकिन अब उधर से क्या आ रही है, RH पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है ना। जैसे ही प्लेसेंटा डिटैच करते हैं, प्लेसेंटा जब निकालते हैं तो क्या होता है, ब्लीडिंग होती है ना, यूट्रस में भी ब्लीडिंग होती है। तो उस टाइम पे क्या होता है, ये जो है ना फीटस वाला ब्लड, ये मदर के ब्लड में चला जाता है। अब जैसे ही ये मेरी ब्लड स्ट्रीम है, ठीक है, अभी सब यहाँ नेगेटिव नेगेटिव है, सडनली इसके अंदर पॉजिटिव आएगा, तो बॉडी क्या करेगी, इसको अटैक करेगी कि नहीं करेगी, करेगी। अभी बॉडी ने क्या किया, इसको अटैक कर दिया। अब बॉडी ने जैसे इसको अटैक किया तो इसको मार दिया, ठीक है, हटा दिया इसको। इसके अगेंस्ट में बॉडी ने क्या की, एक एंटीबॉडी बना के रख ली, ठीक है, ये बना के रख ली इसने एंटीबॉडी फॉर RH, ठीक है। अब ये एंटीबॉडी इसने क्या की, बना के रखी और स्टोर करके रख ली। बॉडी क्या करती है, कोई भी बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया या कोई भी एंटीजन आया, उसके अगेंस्ट में एक बार एंटीबॉडी बनाती है और उसको स्टोर कर लेती, उसकी मेमोरी रख लेती है, ताकि अगली बार उसे पूरा प्रोसेस नहीं करना पड़े। जैसे ही उसे पता चला ये वही वाला ऑर्गेनिज्म है, जो ऐसे बोलते हैं ना, सबको चिकन पॉक्स लाइफ में एक बार ही होता है, दोबारा नहीं होता। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी क्या करती है, उसके लिए जो एंटीबॉडीज होती है उसको हमारी बॉडी के अंदर स्टोर कर देती है और मेमोरी रखती है उसकी। क्या रखती है, बेसिकली क्या रखती है, मेमोरी रखती है। जैसे अपन अपने फोन के अंदर फोटो सेव होते हैं ना, सालों साल कहीं भी जाते हैं, एंटीलेस अपन डिलीट नहीं करें, हमारी बॉडी भी यही काम करती है, ठीक है। मेमोरी हमारी बॉडी, एंटीबॉडी की जो मेमोरीज होती है वो स्टोर रहती है। अब इन फ्यूचर जैसे ही ये वाला इन्फेक्शन आएगा, है ना, सडनली जैसे ये वाला इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आया, कौन सा, चिकन पॉक्स वाला, तो बॉडी क्या करेगी, अपनी पूरी सोल्जर आर्मी को बाहर भेजेगी और वो क्या करेगी, इसको बिल्कुल खत्म कर देगी, तो दोबारा हमारे को चिकन पॉक्स नहीं होगा। अब अपन अपने वाले केस पर जाते हैं, यहाँ पे इससे क्या रिलेशन है, जब ये पॉजिटिव वाले ब्लड को मार दिया गया तो बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई थी और उस एंटीबॉडी को क्या करी, स्टोर करके रख लिया। क्या करा, स्टोर करके रख लिया। चलो ठीक है, फर्स्ट वाली प्रेगनेंसी हो गई, बच्चा भी हेल्दी है, मदर भी हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है एज सच। अब क्या हुआ, जैसे ही वो मदर सेकंड बार कंसीव करेगी, है ना, जैसे सेकंड प्रेगनेंसी होगी, क्या होगी, सेकंड प्रेगनेंसी होगी, हाँ, अभी भी फीटस क्या है हमारा, RH पॉजिटिव, मदर तो RH नेगेटिव रहेगी, क्योंकि मदर तो सेम है ना, फीटस दूसरा है तो क्या, मदर तो सेम है। अब फीटस वापस आया कौन सा, RH पॉजिटिव। अब क्या होगा, अब बॉडी को याद है कि ये कौन सा है, RH पॉजिटिव। हो सकता है सेकंड वाली प्रेगनेंसी में भी बच जाए, अपन अज्यूम करें सेकंड वाली प्रेगनेंसी में हो रहा है, ठीक है, थर्ड वाली में भी हो सकता है, सेकंड वाली में भी हो सकता है, नहीं हो रहा है। अभी पता चल रहा है अपनी बॉडी को कि अरे यार क्या है, ठीक है, ये वाली एंटीबॉडी अपने पास स्टोर है ना, एंटी RH बोल देती हूँ इसको, ठीक है, ये हमारी बॉडी के पास हमारी ब्लड स्ट्रीम में पहले से पड़ी है। ये यूट्रस है, ठीक है ना, यहाँ पे बेबी आया, ठीक है, ठीक है, सेकंड प्रेगनेंसी है ये एमनियोटिक फ्लूइड है और ये रहा प्लेसेंटा। ऐसे ही होता है ना, कुछ मदर से कनेक्टेड होता है,
ठीक है। अभी क्या हुआ, अभी जैसे ये बेबी कंसीव हुआ, जैसे इसका ब्लड बनना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ लगभग कम से कम नहीं करते करते हार्ट बन जाता है 13 दिन के अंदर, है ना। तो 13 दिन से 4-5 दिन में अच्छा सर्कुलेशन होने लग जाता है ट्यूब्स के अंदर, ठीक है। तो ये स्टार्ट हो गया। अभी बॉडी को पता चल गया कि हमारे इसके अंदर क्या आ गया, ठीक है, और वो क्या है, RH पॉजिटिव। अभी इस टाइम पे क्या है, कवर्ड है, और अभी इतना ब्लड बना नहीं है, तो इतनी एक्टिव ये नहीं होने वाली, अभी ठीक है। जैसे ही प्रेगनेंसी का टाइम हुआ, ठीक है, बेबी पूरी तरीके से मैच्योर हो गया, सर्कुलेशन पूरी तरीके से ओके। अब ये क्या करेगी, एंटी RH प्लेसेंटा से जाएगी बेबी के अंदर, और बेबी का सारा ब्लड डिस्ट्रॉय कर देगी। क्या करेगी, सारा ब्लड डिस्ट्रॉय कर देगी, क्योंकि बेबी का सारा ब्लड कौन सा है, RH पॉजिटिव। ये एंटीबॉडी किसकी है, RH पॉजिटिव की है ना एंटीबॉडी ये। अरे RH नेगेटिव की बॉडी में बनी है, लेकिन बनी किसके लिए, पॉजिटिव के लिए। अब ये जाएगी यूट्रस के अंदर, प्लेसेंटा को क्रॉस करेगी। बहुत सारी एंटीबॉडी ऐसी होती है जो प्लेसेंटा क्रॉस कर जाती है, और बहुत सारी नहीं कर पाती, ठीक है। हाँ, नहीं होगा, बता रही हूँ। अब क्या होगा, इस बेबी का बर्थ के टाइम पे बात कर रहे हैं ना अपन, सारा ब्लड इसका डिस्ट्रॉय हो चुका है। जैसे ही बेबी की डिलीवरी होगी, इस बच्चे को होगा जॉन्डिस। क्या होगा, जॉन्डिस क्या होता है, पीलिया। हर बच्चे को होता है जब वो पैदा होता है, क्योंकि क्या होता है, जब बच्चा यूट्रस में होता है तो हमारी जो हीमोग्लोबिन की चेन होती है, अल्फा बीटा होती है ना अपन में, है ना, इनमें अल्फा बीटा नहीं होती, इनमें शायद अल्फा अल्फा और बीटा बीटा एक ही चेन मिलती है, ठीक है। अभी मेरा ब्लड जो है उसमें अल्फा और बीटा चेन है, ठीक है, और जो यूट्रस में बेबी होता है उसमें या तो अल्फा अल्फा या बीटा बीटा कुछ होता है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे बेबी बाहर आता है तो वो ऑक्सीजन से बाउंड करना पड़ता है। अभी तक तो वो मदर के ऑक्सीजन पे सर्वाइव कर रहा था, तो उसकी क्या होती है, आरबीसी टूटती है। क्या करती है, आरबीसी टूटना स्टार्ट करती है। नॉर्मली है ना, नॉर्मल प्रोसेस है। अभी यहाँ पे बच्चा बिल्कुल हेल्दी होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आरबीसी टूटती है, जब आरबीसी टूटती है ना तो बिलरुबिन और बिलवर्डिन बनता है। क्या बनता है, बिलवर्डिन, ये दोनों केमिकल बनते हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर। अब जैसे जैसे आरबीसी टूटती है तो इनका कंटेंट हाई हो जाता है, और जब भी ये बॉडी में हाई होता है तो जॉन्डिस होता है। बोलते हैं ना, जब नया नया बच्चा पैदा होता है बोलते हैं इसको धूप में रखना, हल्का फुल्का जॉन्डिस सबको होता है बर्थ के टाइम पे। लेकिन ये वाला जो बच्चा होगा इसमें तो एक्सट्रीम होगा, क्योंकि इसका तो ऑलरेडी सारा ब्लड डिस्ट्रॉय, अभी भी वो एंटीबॉडी इसके अंदर काम कर रही है बाहर आने के बाद भी, क्योंकि वो कहां चली गई है, इसके ब्लड में चली गई है, ठीक है। अब जैसे ही ये बच्चा पैदा होगा इसको होगा सीवियर जॉन्डिस, खतरनाक वाला। सर्कुलेशन वैसे ही गया हुआ होगा, डेथ होने के चांसेस 1000% है। क्या है, 1000% के बच्चा मर सकता है, ठीक है। अब ये लिखा हुआ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ द मैटरनल ब्लड, मैटरनल यानी मम्मी का ब्लड, जो कि क्या अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव टू द, इन सच केसेस द मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH एंटीजन इन हर ब्लड इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी। सब्सिक्वेंट यानी आगे आने वाली प्रेगनेंसी के अंदर जो RH एंटीबॉडी फ्रॉम द मदर, RH नेगेटिव कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस एंड डिस्ट्रॉय द फीटल RBC। फीटल RBC को किल कर देगी। दिस कुड बी फैटल टू द फीटस एंड कॉज सीवियर एनीमिया एंड जॉन्डिस। ब्लड टूट रहा है, अनीमिया होगा। ब्लड टूटने से फिर वापस RBC टूटने से क्या होता है, जॉन्डिस होता है, तो सीवियर उसको जॉन्डिस हो जाएगा। फेटल है, फेटल का मतलब क्या होता है, इससे डेथ हो सकती है। एनीथिंग विच इज फेटल, फेटल का मतलब क्या होता है, इससे मर सकते हो, ठीक है। दिस इज अवॉइडेड। अब क्या होगा, अब इस बीमारी का जो नाम है बहुत गंदा है, तुम्हारे लिए गंदा याद नहीं होगा, इरिथ्रो ब्लास्टोसिस फीटेलिस। इरिथ्रो ब्लास्टोसिस 5 बार लिख लेना, याद हो जाएगा। क्या है, इरिथ्रो ब्लास्टोसिस और फीटेलिस, ये इस बीमारी का नाम है। इरिथ्रो फॉर ब्लड, ब्लास्टोसिस मान लेते हैं ब्लास्ट हो रहा है, किसमें हो रहा है, फीटस में हो रहा है। फर्स्ट बच्चा नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट बच्चे में तो बॉडी को पता ही नहीं है ना कि बच्चा RH पॉजिटिव है। जब तक ब्लड एक्सपोज नहीं होगा प्रेगनेंसी के टाइम पे, तब तक कैसे पता चलेगा। नहीं, वो किसी और दिक्कत की वजह से हो सकता है। ये वाली दिक्कत जो है आगे फ्यूचर वाली प्रेगनेंसी में, अब इसको भी रोका जा सकता है ना, इसके लिए भी प्रिवेंशन है। जनरली क्या होता है, जब लोग शादी करते हैं, पुराने एक नाड़ी दोष करके तुमने सुना होगा, तुम लोगों में होता है ना नाड़ी दोष, तो कुंडली वगैरह मैच करते हैं तो नाड़ी दोष करके कुछ होता है। उसके अंदर यही पता चल रहा होता है कि मदर और फादर जो है एक RH पॉजिटिव और एक RH नेगेटिव नहीं होना चाहिए। टेस्ट करा रहे ताकि बच्चे को फ्यूचर में दिक्कत ना आए, ठीक है। अगर मदर RH पॉजिटिव है और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, RH पॉजिटिव हो RH नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता।
जब डॉक्टर को पता चल जाएगा कि ऐसी बात है तो डॉक्टर क्या करता है, प्रेगनेंसी के अंदर जैसे डिलीवरी होती है उसके जस्ट बाद anti-RH एंटीबॉडी इंजेक्शन लगा देता है। ऐसा इंजेक्शन लगाता है जो इसको खत्म कर देती है बॉडी के अंदर से, ताकि सब्सिक्वेंट अगर फ्यूचर में भी प्रेगनेंसी होती है तो बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये एंटीबॉडी ब्लड में से पूरी तरीके से खत्म होगी। बनेगी कब? डिलीवरी के टाइम पे। इंजेक्शन भी कभी देना है? डिलीवरी के जस्ट बाद, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या ये पता होना चाहिए तो ब्लड तो अंदर लीक हुआ होगा, प्लेसेंटल डिटैच हुआ ना, बच्चे से ब्लड लीक नहीं हो। अगली प्रेगनेंसी किस में आएगी? मदर को देंगे ना, मदर की बॉडी में आने वाली है ना। अगला जो फीटस आएगा वो किधर आएगा? हाँ तब, क्योंकि उससे पहले तो ब्लड की लीकिंग हुई नहीं थी। प्लेसेंटा जब तक डिटैच नहीं होगा तब तक ब्लड की लीकिंग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मदर और बच्चे का ब्लड जो होता है वो यहाँ पे मतलब मिक्सिंग चल रही होती है थोड़ी बहुत प्लेसेंटा में, क्योंकि उधर से आ रहा है और इधर फीटस है तो मिक्सिंग तो होगी। जैसे ये डिटैच होता है ना तो थोड़ा सा फीटस का ब्लड इधर आ जाता है, ठीक, इससे एंटीबॉडी बन जाती है। अब डॉक्टर को पता है भाई फादर जो है वो RH पॉजिटिव है, मदर जो है वो RH नेगेटिव है, 100% चांसेस है कि बच्चा RH पॉजिटिव होगा, है ना। अगर उसके लिए अपन क्या करते हैं, पहले ही जैसे डिलीवरी हुई उसके जस्ट सडनली बाद अपन को क्या देना है, anti-RH एंटीबॉडी। इंजेक्शन का नाम होता है रोगम, ये नाम है इस इंजेक्शन का, क्या बोलते हैं, रोगम करके इंजेक्शन आता है, वो मदर को दे दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि अपन ने सारी एंटीबॉडी को खत्म कर दिया। तो RH इसलिए इंपॉर्टेंट था और इसलिए अपन ने पढ़ा पूरा। समझ में आया? कोई डाउट? बीमारी का नाम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। हाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। फिर क्या दिक्कत है? देख, नेगेटिव का मतलब क्या है, बॉडी में कोई एंटीजन ही नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी ना, बस। और उसमें भी डिपेंड करता है ना, मदर के अंदर ही जाएगा ना, बच्चा तो बाहर आ गया तो उस बच्चे को थोड़ी होगी, सेकंड वाले बच्चे को होगी ना। सेकंड वाले बच्चे के लिए तो एंटीबॉडी बन गई ना। आप सेकंड वाला बच्चा है वो भी RH पॉजिटिव आएगा या फादर RH पॉजिटिव है तो, है ना, ऐसे हो। हाँ तो वही तो फर्स्ट बेबी तो नॉर्मल होगा, फर्स्ट बेबी में तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। सेकंड वाला जो बेबी होगा उसका ब्लड डिस्ट्रॉय कर देगी एंटीबॉडी जाके, क्योंकि सेकंड वाले टाइम पे तो वो पहचान लेगी ना कि RH पॉजिटिव। अभी उसके पास में वो वही चिकन पॉक्स वाला सीन, फर्स्ट बार हुआ था तो तुम्हारी बॉडी को पता था क्या? नहीं। सेकंड बार क्या, आते ही किल कर दिया, आया बॉडी में इन्फेक्शन और आते ही उसको एंटीबॉडी छोड़ दी उसके ऊपर तो खत्म हो गया। वही मेरे गेट पे कोई गुजरा है, पहले एक बार चोर ने मेरे घर पे चोरी कर लिया, अभी वापस आया कोई भी ग्रुप आया, मेरी नजर में वो कौन है? अभी चोर है। मैंने क्या बंदूक लेके बैठी सबको ठोक डाला एक ही साथ, वो वाली बात कर दी, ठीक है। अभी मुझे नहीं पता कि वो काम की चीज थी, खराब चीज थी, काम से आया था नहीं आया था, वो वाली बात। अब ये बेबी था, इसने क्या देखा भाई इसकी RH पॉजिटिव ब्लड है, घुसे और उसको सारे ब्लड को डिस्ट्रॉय करना चालू कर दिया, उससे जॉन्डिस हो जाएगा और एनीमिया हो जाएगा, बच्चे की डेथ हो जाती है। सीवियर हो गया, बहुत ज्यादा नहीं कंट्रोल कर पाए डॉक्टर, कंट्रोल कर लेते जनरली बट बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं बच्चा ही वीक है, फिर क्या कर सकते हैं ना, वो फिजियोलॉजी पे भी डिपेंड करता है। मदर पहले से ही वीक थी, बच्चा भी वीक है, फिर बच्चा, मदर को ऐसा कोई नुकसान, ब्लड बनाने के लिए, क्योंकि मदर को उस टाइम पे बहुत ज्यादा ब्लड बनाना पड़ेगा ना, 2 लोगों का ब्लड बनाना है। और फॉलिक एसिड क्या है, रॉ मटेरियल है, खाना है ब्लड का। जैसे मैं बोलूँ कि मुझे कुछ बनाना है, मैगी बनानी है तो मुझे कच्ची मैगी चाहिए, अगर मुझे ब्लड बनाना है तो मुझे फॉलिक एसिड चाहिए, वो देते हैं फॉलिक एसिड। इसलिए डेवलपमेंट नहीं हो रहा ना, ब्लड है, ब्लड इंपॉर्टेंट टिश्यू है, ठीक है। उसके अलावा फॉलिक एसिड का एक ही काम थोड़ी करता है, पूरी बॉडी का डेवलपमेंट जो है, जो सारे प्रोटीन्स है वो फॉलिक एसिड से बड़े मतलब बन रहे हैं मिलके। अभी मैं बोलूँ कि तू है ना खाना खा रहा है तो तू सिर्फ क्या कार्बोहाइड्रेट से आप कार्बोहाइड्रेट से खाते हो क्या? खाते हो ना, प्रोटीन भी खा रहे हो, फैट्स भी खा रहे हो, है ना। तुम्हें नहीं पता है कि तुम किसमें क्या खा रहे हो, जनरली रोटी खा रहे हो तो कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, ठीक है, और ऑयली या फिर तला हुआ कुछ भी खा रहे हैं, घी खा रहे हैं तो हम फैट खा रहे हैं, ठीक है। और प्रोटीन, दाल खा रहे हो, अंडा खा रहे हो, तुम प्रोटीन खा रहे हो, ठीक है ना। तो भाई अगर आप एक फॉलिक एसिड ले रहे हो तो आपकी बॉडी में जाके उसके बहुत सारे रोल्स है, इसलिए वो बच्चे थोड़े टेढ़े मेढ़े पैदा हो। और आप फॉलिक एसिड नहीं ले रहे हो तो जैसे मैंने बताया था फेरिटीन ट्रांसपोर्टर था, है ना, वैसे हो सकता है फेरिक एसिड जो फॉलिक एसिड जो है वो और भी चीजों का ट्रांसपोर्टर हो, उससे वो भी खत्म हो जाएगा बिल्कुल, तो पूरी दिक्कत आ जाएगी। इसलिए फॉलिक एसिड इंपॉर्टेंट है ना, हर चीज के। अभी समझ में आ गया क्या होता है, कब देना है इंजेक्शन, anti-RH आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। आगे चले, चलो ये देख लो। अब कोगुलेशन ऑफ द ब्लड, एक बार ब्लड आया तो क्या आता रहता है क्या?
नहीं आता, नहीं, नॉर्मल इंसान में नहीं आता, किसी को डिसऑर्डर है, कुछ कोई बीमारी है, उसकी ब्लीडिंग नहीं रुकती, रुकता नहीं है, हाँ उसमें भी वो एक अलग केस है, लेकिन एक ओव्यूलेशन वाला थोड़ा अलग है ना। डायबिटीज तो पूरी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, डायबिटीज में तो पूरा सिस्टम चला जाता है आदमी का, डायबिटीज तो बहुत एक्सट्रीम केस है, ठीक है। यू नो दैट वी कट योर फिंगर एंड हर्ट योर सेल्फ, योर वुंड डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड फॉर अ लॉन्ग टाइम, यूजुअली द ब्लड स्टॉप फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम, डू यू नो व्हाई? ब्लड एग्जिबिट कोगुलेशन और कोगुलेटिंग इन रिस्पांस टू इंजरी और द ट्रॉमा। इंजरी को ट्रॉमा बोलते हैं, ट्रॉमा डजंट मीन मेंटल ट्रॉमा, ट्रॉमा वर्ड में कहीं भी हो सकता है, मेरा लग रही है तो वो भी मेरी बॉडी के लिए ट्रॉमा ही है, मेरी बॉडी उसको ऐसा ट्रॉमा ही दिखेगी, इंजरी भी बोलते हैं, ठीक है। क्या हुआ, कभी आपने आपकी फिंगर काट ली हो या आपके हाथ में कोई वुंड हो गया हो, तो क्या वो कंटिन्यूअसली ब्लीड करता है? क्या नहीं करता, थोड़ी देर बाद ब्लीडिंग रुक जाती है, हाँ रुक जाती है, क्यों रुक जाती है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्लोटिंग फैक्टर है, क्लोटिंग फैक्टर किसमें होते हैं? प्लाज्मा के अंदर होते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स टू इंजरी और ट्रॉमा, दिस इज अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ द ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ये हमारी बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है, जिससे हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी में ज्यादा लॉस ना हो ब्लड का, उसको प्रिवेंट करती है, ठीक है। यू हैव ऑब्जर्व्ड अ डार्क रेडिश ब्राउन स्कम फॉर्म्ड एट द साइड ऑफ द इंजरी ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम। देखा है, खुरंट आ जाता है बहुत लंबे टाइम तक, चोट लगी उसके कुछ लंबे टाइम तक वो रहता है, उसके बाद क्या होता है, वो इकट्ठा हो जाता है ना सारा खुरंट जैसे, वो क्लोटिंग बन जाती है, उसको क्या बोलते हैं? कोएगुलम। क्या बोलते हैं? कोएगुलम बोलते हैं। जो किससे बनता है? फाइब्रिन्स के थ्रेड से बनता है। कल मैंने एक प्रोटीन पढ़ाया था, याद हो तो, फाइब्रिनोजन। ये ही है पूरी क्लोटिंग का बाप, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। यही बनाता है फाइब्रिन के थ्रेड। अभी ये इनएक्टिव फॉर्म है, इसको एक्टिव किया जाता है, ठीक है। क्या बनाया जाता है इससे? फाइब्रिन बनाया जाता है ना, फिर वो आगे जाके इसके से थ्रेड बनाता है, ठीक है। इन विच डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड आर ट्रैप्ड। क्या होता है, जैसे आपके चोट लगी तो वहां पे क्या आ जाती है? बहुत सारी प्लेटलेट्स आ जाती है, प्लेटलेट्स में होता है नहीं, बहुत सारी प्लेटलेट्स आ जाती है, वहां पे ऐसे करके एक प्लग बना देती है। क्या करती है? प्लग बना देती है, जिसमें से क्या होता है? ब्लीडिंग होना बंद हो जाती है, ठीक है। अब ये क्या करती है? फिर फाइब्रिन रिलीज करती है, जो यहाँ पे क्या बनाता है? ये टेम्पररी, इसके ऊपर क्या बनाता है? धागे बनाता है। क्या बनाता है? धागे बनाता है, और जिससे ब्लीडिंग जो है वो परमानेंटली स्टॉप हो जाती है, ठीक है। फाइब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ, कैसे बनता है अभी बताया, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनता है। कौन सा एंजाइम चाहिए? थ्रोम्बिन चाहिए। कौन सा चाहिए? ये याद रखना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, दैट इज जनरल केमिस्ट्री जो सबको आनी चाहिए। फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनाना है तो क्या चाहिए? थ्रोम्बिन चाहिए। अब ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें एक के बाद एक चेन एक्टिव होती जाएगी। जैसे कि मैंने पहले अगर इसको एक्टिव करा तो अभी ये जाके दूसरे वाले को एक्टिव करेगा, फिर ये दूसरा वाला जाके तीसरे वाले को एक्टिव करेगा, ये तीसरा वाला जाके चौथे वाले को एक्टिव करेगा। टोटल 13 फैक्टर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो सारे एक्टिव होते हैं, ठीक है। ये भी अपने काम का नहीं है, इसमें लोड मत लेना, ज्यादा हो जाएगा। पढ़ाते तो है पर ठीक है, अपन को जेट की तैयारी करनी है तो इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर नीट तो पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो मैकेनिज्म चल रहा है जिसमें एक जाके दूसरे को एक्टिव कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं? कैस्केड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैस्केड बोलते हैं। कैस्केड मैकेनिज्म यानी कि एक जाएगा एक को एक्टिव करेगा, एक जाएगा एक को एक्टिव करेगा, ठीक है। इन द प्लाज्मा कहा थे अपन, फाइब्रिन का थ्रेड बन गया, थ्रोम्बिन ने बना दिया। थ्रोम्बिन जो क्या है? एक इनएक्टिव सब्सटेंस से बना है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। फाइब्रिनोजन फाइब्रिन बनाता है, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन बनाता है, ठीक है। ये हमारी बॉडी के अंदर इनएक्टिव स्टेज के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। अब वापस एक एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है, ऊपर वाली रिएक्शन के लिए जरूरी, इसको ये बनाने के लिए क्या चाहिए? थ्रोम्बिन, ठीक है। अभी प्रोथ्रोम्बिन को क्या बनाना है? थ्रोम्बिन, इसके लिए क्या चाहिए? थ्रोम्बोकाइनेज। दो रिएक्शन है, याद रखना, लिख लो फटाफट से। जल्दी जल्दी करना, हाँ बहुत सारा बाकी है। लिखो, फाइब्रिनोजन रिएक्शन लिखते हैं ना, एरो बनाना, ऐसा ऐसा एरो बना, फिर उसके ऊपर लिखो प्रो ए थ्रोम्बिन, ये रहा, इधर मैं मिटा देती हूँ उसको थोड़ा, एरो बनाना ऐसे, एरो के ऊपर, फिर वो क्या बनेगा आगे जाके? एरो के आगे लिखना है यार फाइब्रिन, फाइब्रिन। कौन सा ब्लड? बॉम्बे ब्लड। वो मतलब कि वो
कुछ सेल रहते हैं जो ब्लड के अंदर के, वो रेयरली वुमेन कुछ ऐसे वर्कर्स थे जिनके अंदर वो सेल नहीं थी। अच्छा, तो वो नई चीज साइंटिस्ट को पता चली तो उन्होंने उसका नाम कॉम्बो ब्लड रख दिया। हाँ तो वो अपने सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, ऐसे तो बहुत सारी रिसर्चेज है, बहुत सारी रिसर्चेज है। अपन सारी रिसर्चेज अगर लेके बैठ जाए तो शायद ब्लड ही तुम्हारी पूरी जिंदगी निकाल देगा पढ़ने के लिए, क्योंकि रोज नई खोज हो रही है। तुम्हें क्या लगता है बायो स्टैटिक है? बायो सबसे डायनेमिक सब्जेक्ट है, क्योंकि रोज कुछ नया डिस्कवर कर रहे हैं। दुनिया के अंदर रोज कुछ ना कुछ नई डिस्कवरी हो रही है, तुम मानते हो ये बात? है ना, हो रही है ना। आजकल अभी तुमने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो मुझे नहीं पता, आजकल स्टेम सेल थेरेपी चल रही है। स्टेम सेल थेरेपी में क्या करते हैं, मदर का प्लेसेंटा कंजर्व करके रखते हैं। आने वाले टाइम में बच्चे को मान लो कोई बीमारी हो जाए, कैंसर हो जाए, अगर वो पार्ट काट के निकालना पड़ा तो साइंटिस्ट उस पार्ट को वापस ग्रो कर सकते हैं और उसकी बॉडी उसको रिजेक्ट भी नहीं करेगी, क्योंकि उसी के प्लेसेंटा से बना हुआ है। ऐसे बहुत सारी थ्योरीज है, लेकिन सब पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है ना। जो अपने काम का अपन वो करते हैं। ऐसे ब्लड बहुत सारे लोगों डोनेट करते हैं, लेकिन चले नहीं चले सामने वाले में 10% चांस है। खाली कोई भी 100% गारंटी नहीं है, 10% चांसेस है कि ये थेरेपी सक्सेस होगी। कोई भरोसा नहीं, भरोसे नहीं बैठ सकते मतलब इसके। हो भी जाएगी और नहीं भी होगी। अगर नहीं होगी तो फिर कुछ ऑप्शन ही नहीं बचेगा, आदमी परेशान हो जाएगा। लेकिन आप कोई डॉक्टर आपको 100% की गारंटी नहीं दे रहा, 10% की दे रहा है, और फिर आप जाके 5 लाख रुपए खर्च कर दो तो मतलब ही है। तुम्हें क्या लगता है सस्ता होता है? ये सब बहुत महंगा है अभी। और उसके बाद भी इसकी कुछ रेट्स अच्छी नहीं, क्योंकि इंडिया के अंदर इतनी अच्छी चीजें अपने पास प्रेजेंट नहीं है, इतनी अच्छी लैब्स नहीं है जिस वजह से अपन ये सब कर सके। चलो अपने अपने टॉपिक पे मूव करते हैं ना। वो तेरा बॉम्बे ब्लड, वो यहाँ पे अगर काम का होता तो पढ़ लेते अपन, बाकी कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया फाइब्रिनोजन कैसे किस में बनेगा, फाइब्रिन के अंदर कैसे बनेगा? थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में। अभी अगली रिएक्शन लिखना जिसमें लिखो प्रोथ्रोम्बिन, ऐसे लिखो। प्रोथ्रोम्बिन, इसके ऊपर एरो लगाओ बड़ा सा। पर ये जो लिखा है थ्रोम्बोकाइनेज, कहाँ गया भाई? क्या अभी इसको लिखो आगे थ्रोम्बिन। ये रहा, नी स्पेलिंग समझ में आया तो इधर है थ्रोम्बिन। यही है मेन अपना ब्लड कोएगुलेशन, ठीक है। अब इसमें जो लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रही है, जिसमें एक सब्सटेंस जाके, पहले देखो क्या हुआ, पहले ये एक्टिव होगा, फिर ये जाके फाइब्रिनोजन को एक्टिव करेगा आगे, ठीक है। तो इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? कैस्केड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैस्केड। इन्वॉल्विंग नंबर ऑफ फैक्टर जो हमारे प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन किस स्टेट में प्रेजेंट है? इनएक्टिव स्टेट के अंदर। जैसे ही कोई भी इंजरी या ट्रॉमा होगा तो वहां जाके क्या होगी? प्लेटलेट चली जाएगी, जैसे मैंने बताया प्लेटलेट प्लग बनता है पहले, ठीक है। फिर वो रिलीज करती है कुछ ऐसे फैक्टर जो क्या करते हैं? एक्टिवेट कर देते हैं पूरे इस मैकेनिज्म को, कोगुलेशन को, ठीक है। कुछ फैक्टर जो है हमारा टिश्यू भी रिलीज करता है साइट ऑफ इंजरी के ऊपर, कैन इनिशिएट कोगुलेशन, ठीक है। जहाँ लगी वहां पे। और इसके लिए कैल्शियम आयन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम नहीं होगा तो क्लोटिंग नहीं होगी, ठीक है। जिनमें बहुत ज्यादा कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है उनके अंदर भी क्लोटिंग नहीं होती है, रुक जाती है। तो कैल्शियम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चले। हाँ, एक और फ्लूइड है हमारी बॉडी के अंदर, मैंने बताया था हमारी बॉडी पूरी तरीके से फ्लूइड से बनी है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट फ्लूइड है जिसका नाम है टिश्यू फ्लूइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? लिम्फ, जो जनरली टिश्यूज में ही मिलता है। जैसे ब्लड हमारी कैपिलरीज से पास होता है ना, तो सम वाटर अलोंग विद मेनी स्मॉल वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस मूव आउट इनटू स्पेसेस, ठीक है। यहाँ पे टिश्यू है, ये मेरी आर्टरी, वेन, कैपिलरी जो भी इससे ब्लड जा रहा है, ठीक है। क्या लिखा है इधर? कैपिलरीज, ठीक है, बहुत पतली है। अब जैसे जैसे इधर से पास कर रही होती है ना कैपिलरी से, ये ब्लड चल रहा है, तो इसमें से क्या होता है? कुछ कुछ सब्सटेंस छन के इधर इकट्ठा होने लग जाता है ना। जहां जब भी स्पेस होगी वहां पे क्या होने लग जाएगा? कैसा सब्सटेंस होता है वो? वाटर सोल्यूबल, पानी में जो घुलने वाला सब्सटेंस होता है, स्पेसेस में चला जाता है टिश्यूज के, और लार्जर प्रोटीन इन मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, ठीक है। क्या होंगे? बड़े प्रोटीन नहीं होंगे। फॉर्म्ड एलिमेंट भी कोई सा नहीं, फॉर्म्ड एलिमेंट क्या क्या पढ़ाता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, वो नहीं होती इसके अंदर, ठीक है। मतलब वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस, मतलब हल्का हल्का। जैसे मैं पानी के अंदर बहुत सारे सेल्स डाल दूं, या मैं बोलूं मिट्टी डाल दूं, फिर मैं उसे छानूं, थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी आएगी ना, हल्की हल्की सी, उस तरह से छनता है, उधर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। इसको ही क्या बोलते हैं अपन? इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। पढ़ाया था मैंने इंटरस्टिशियल फ्लूइड, टिश्यू के बीच में जो फ्लूइड होता है।
that formed out is called as interstitial fluid or tissue fluid. It has the same mineral distribution as that of the plasma. इसके अंदर सेम मिनरल मिलेंगे. क्या मिलेंगे? सेम मिनरल मिलेंगे जो अपन ने टेस्ट ट्यूब में बना के जो ऊपर अपना रह रहा था ना प्लाज्मा, जो इसके जितने मिनरल इसके अंदर थे उतने ही मिनरल अपन को इस टिश्यू फ्लूइड में भी मिलेंगे. ठीक है. एक्सचेंज ऑफ द न्यूट्रिएंट गैसेस एक्सेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स आल्सो ऑकर इन दिस फ्लूइड. अब टिश्यू के और जो क्या बोल रहे हैं टिश्यू के बीच में वो ब्लड के बीच में जो नहीं बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स ऑलवेज ऑकर थ्रू दिस फ्लूइड. हाँ, ब्लड, ये जो सेल्स है ना, इन सेल्स के बीच में और ये जो ब्लड चल रहा है इसके बीच में जो न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज हो रहा होता है वो किससे होता है? हमारे लिम्फ से ही होता है. वहां तक ब्लड नहीं जा रहा होता है. ठीक है ना, लिम्फ से होता है. एंड इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ अ वेसल्स कॉल्ड एज लिम्फेटिक सिस्टम. जैसे हमारे ब्लड वेसल्स हैं कार्डियक सिस्टम की, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की, वैसे ये भी पूरा एक सिस्टम है जिसको लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं, जिसके अंदर भी क्या होती है? वेसल्स प्रेजेंट होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं? लिम्फ वेसल्स. ठीक है. कलेक्ट इन दिस फ्लूइड एंड ड्रेन्स बैक इनटू द मेजर वेन. वापस जाके किसमें ढुल जाता है? ये सारा एक वेन में इकट्ठा हो जाता है. द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड एज लिम्फ. वो फ्लूइड जो लिम्फेटिक सिस्टम में देखने को मिलेगा उसको लिम्फ बोलते हैं. कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता इसका. कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स. इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? लिम्फ. देखो लिम्फेटिक सिस्टम में जो फ्लूइड मिलेगा उसका नाम क्या होगा? लिम्फ. उसके अंदर कौन से सेल्स मिलेंगे? लिम्फोसाइट, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? अपने इम्यून सिस्टम के लिए. दो लिम्फोसाइट्स होते हैं, एक तो बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट. ठीक है. यही अपनी बॉडी का सर्वाइवल सिस्टम, यही अपनी बॉडी को, जिसको अपनी पूरी बॉडी प्रोटेक्टेड इन दोनों की वजह से ही, और ये क्या है? लिम्फोसाइट्स है. ठीक है. इम्यून सिस्टम को लिम्फ इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट हार्मोन को ये भी कैरी करता है. फैट जो, अब ये इंपॉर्टेंट है, फैट जो एब्जॉर्ब होता है ना इंटेस्टाइन के अंदर, तुम्हें पता है विलाई होती है? पता है कि नहीं पता? पहले तो ये बताओ. विलाई क्या होती है? नहीं होती वेन्स. अरे अब इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है क्या? ये देखिए इंटेस्टाइन कुछ ऐसी बनाते हैं अपन. ठीक है. यहाँ पे क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है. क्या होता है? अब अगर मैं इसका एक टुकड़े को काटूं यहां से, ठीक है, और उसको अगर मैं माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करूं तो अंदर मुझे एक ऐसा नेटवर्क दिखेगा, ऐसे सेल्स दिखेंगे. एब्जॉर्प्शन हो रहा है. अब एक ऐसी सरफेस से ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा या एक ऐसी सरफेस से ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा? रफ नहीं, फोल्ड है ये, इस सरफेस से ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा. तो ये जो एक सिंगल है ना, इसको बोलते हैं विलाई. क्या बोलते हैं? विलाई. इसका पूरा एक अलग से स्ट्रक्चर होता है. अब ये विलाई अगर मैं बनाऊं तो इसके बीच में एक लिम्फ वेसल होती है, ये है ना, ये एक लिम्फ वेसल होती है जिसका नाम क्या होता है? लैक्टियल. क्या नाम होता है? उसमें दे रखा है नीचे पढ़ना. ये नहीं, ये क्या करती है? फैट को एब्जॉर्ब करती है. क्या करती है? क्या काम है इसका? हाँ, सिर्फ फैट को एब्जॉर्ब. प्रोटीन के लिए अलग सिस्टम है, अलग कैरियर है. वो डाइजेशन पढ़ाऊंगी उसके अंदर पूरा आ जाएगा. लेकिन इसके अंदर यहाँ पे दे रखा है तो ये पढ़ लो कि हाँ ये सिर्फ और सिर्फ लैक्टियल जो है सिर्फ और सिर्फ फैट को ही करती है, जो क्या है? एक इंटेस्टाइनल विलाई है. क्लियर? कोई डाउट? आगे चले. वैसे इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए यार, क्योंकि बहुत थोड़ा पढ़ना है तो डाउट क्या हुआ है. लिम्फ क्या होता है? जो लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लो करता है. कैसे बनता है? जब ब्लड वेसल से ब्लड जो है वो छन के किस में आ जाता है? सेल्स की तरफ आ जाता है, उसमें बनता है. इसकी जो कंपोजिशन होती है उसमें मिनरल कंपोजिशन जो होती है, मिनरल सेम टू सेम किसके जैसे मिलते हैं? प्लाज्मा जैसे मिलता है ना. और एक पूरा लिम्फेटिक सिस्टम होता है जिसके अंदर लिम्फेटिक वेसल होती है. एक वेसल जिसका नाम लैक्टियल है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? हमारे इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती है, जो किसका एब्जॉर्प्शन करती है? फैट का एब्जॉर्प्शन करती है. 5 चीजें तो है इन याद करने की. कोई डाउट हो तो पूछ लो. कुछ नहीं आया हो, कुछ आया, इस टॉपिक से ही पूछना पड़. डाइजेशन तो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसे तो टॉपिक ही नहीं होगा. मैं सारे सिस्टम इसी में पढ़ा दूंगी. तो चलो आगे. क्या नाम है तुम्हारा? कार्तिक है. और पास वाले क्या? इंदर और प्रियांश. ठीक है. चलो अभी हम पढ़ रहे हैं सर्कुलेटरी पाथवेज. ये क्या पढ़ रहे हैं? सर्कुलेटरी पाथवेज, है ना. क्या होता है? जो सर्कुलेशन का पैटर्न है दो तरह का, ओपन और क्लोज का. ओपन सर्कुलेटरी किस में प्रेजेंट होता है? आर्थ्रोपोड मोलस्क में प्रेजेंट होता है. मैंने पहले ही बता दिया. जिनके अंदर जो ब्लड जो होता है वो किस में पास होता है? लार्ज वेसल्स के अंदर पास होता है. ओपन कैविटीज में पास, जिसको क्या बोलते हैं? साइन. अब देखो साइनसेस जो होती है, जहां पे भी खुली कैविटी है ना, उसको क्या बोलते हैं? साइनस. बड़ी कोई कैविटी बन रही है
उसको साइनस बोल दो। समझ में आया? एनालिड्स एंड कॉर्डेट्स है। एनालिड्स और कॉर्डेट्स के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसके अंदर ब्लड जो होता है किससे, हार्ट से पंप होता है और सर्कुलेट करता है क्लोज ब्लड वेसल्स के अंदर। इस पैटर्न्स को अपन ज्यादा एडवांटेजेस कंसीडर करते हैं क्योंकि ब्लड का फ्लो बहुत ज्यादा प्रिसाइजली होता है। क्लोज सर्कुलेशन ज्यादा अच्छा है ओपन सर्कुलेशन से, बस ये बोलना चाहता है। बाकी अच्छे से पढ़ा दिया था मैंने पूरा, ओपन सर्कुलेशन और क्लोज सर्कुलेशन, ठीक है। सारे जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर क्या है, मस्कुलर चैम्बर, मसल से बना हुआ हार्ट है। फिशेस जो है उनमें 2 चैम्बर हार्ट है, जिसके अंदर एक एट्रियम वेंट्रिकल आता है। एम्फीबियन और रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, उनके अंदर 3 चैम्बर हार्ट है, जिसके अंदर 2 एट्रिया और एक सिंगल वेंट्रिकल आता है। वेरियस जो क्रोकोडाइल, बर्ड और मैमल है, इनके अंदर 4 चैम्बर वाला हार्ट है, जिसके अंदर 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल आता है। फिशेस का जो हार्ट है वो पंप करता है कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है, जिसके अंदर ऑक्सीजनेशन किससे होता है, गिल्स से, और जो वापस कहां पे सप्लाई कर दिया जाता है, बॉडी के अंदर। बहुत अच्छे से पढ़ाया था पूरा फिश वाला, ठीक है। पार्ट फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट इन सिंगल सर्कुलेशन, और वापस जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस कहां चला जाएगा, हमारे हार्ट में चला जाएगा। एम्फीबियन और रेप्टाइल जो इनके अंदर लेफ्ट एट्रियम जो है वो क्या रिसीव करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है ना। फिर उसका ऑक्सीजनेशन कहां पे होता है, वो मैंने पूरा चार्ट बना के पढ़ाया था आगे, ये वही है। एंड द राइट एट्रियम गेट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अदर बॉडी parts, however they get mixed up in a single ventricle which pump out mixed blood। अब इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, मिक्स्ड ब्लड पढ़ते पढ़ाया था मैंने, पहले सिंगल सर्कुलेशन आया, फिर इनकम्प्लीट डबल आया, फिर कंप्लीट डबल आया। इन बर्ड्स एंड मैमल ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट और राइट एट्रियम रिसीव करते हैं रेस्पेक्टिवली, पासेस ऑन टू द, फिर उसको आगे कहां पे पास किया जाता है, वेंट्रिकल पे पास किया जाता है सेम साइड के, और वेंट्रिकल जो है उनको कहां पे बिना मिक्स किए कहां पे पंप कर देते हैं, 2 सेपरेट सर्कुलेशन पाथवे के अंदर। अगर लंग में जा रहा है तो वो पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाएगा, और बॉडी में जा रहा है तो वो सिस्टमिक सर्कुलेशन कहलाएगा, ठीक है। लेट अस स्टडी ह्यूमन सर्कुलेशन। अब ह्यूमन सर्कुलेशन पूरा इन डेप्थ में कैसे होता है वो पढ़ते हैं। उस स्लाइड में कुछ पढ़ाने जैसा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, क्योंकि मैंने पहले पढ़ा दिया सब, ठीक है। अभी देख लेते हैं ह्यूमन सर्कुलेशन, ठीक है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसका हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, बता दिया ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। मस्कुलर चैम्बर हार्ट है, बता दिए कौन सी मसल होती है, कार्डियक मसल होती है, ठीक है। अ नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स एंड अ ब्लड द फ्लूइड व्हिच इज सर्कुलेटेड। अब क्या है, क्लोज ब्रांचिंग है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स है जो ऐसे मतलब पाइप जैसे पूरे में से बना हुआ है, बीच में कहीं हार्ट है जो ऐसे सब जगह पंप कर रहा है ना, सिस्टम मतलब पूरी तरीके से बंद है, कैसे टूटा फूटा या खुला हुआ नहीं है। अब हार्ट जो है वो मेसोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन होता है। जब बच्चा बन रहा होता है वूम के अंदर, है ना, तो ये अगर मैं मान लूं, ठीक है, इसके अंदर कोई बेबी है, ये रहा, है ना। अब इसके ऊपर अंदर क्या होता है, ये जो मान लेते हैं अपन, जब इसकी बॉडी बन रही होती है तो 3 लेयर होती है। अरे भाई 3 लेयर होती है ना, एक होती है ऊपर अंदर वाली, फिर उसके ऊपर वाली, है ना, और फिर उसके ऊपर वाली, है ना, 3 लेयर होती है। सबसे बाहर वाली को बोलते हैं एक्टोडर्म, क्या बोलते हैं, उसके बीच वाली को बोलते हैं एंडोडर्म, सबसे अंदर वाली, ठीक है। तो बस हार्ट जो बना है वो इस वाली लेयर से बना है। ये एम्ब्रियोलॉजी का टॉपिक है, अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना पता होना चाहिए। 3 लेयर होती है, एक का नाम होता है एक्टो, एक का नाम होता है मीजो, एक का नाम होता है एंडो। जिसमें से हार्ट जो है वो कहां से बना है, ये मीजो वाली से बना है, ठीक है। हार्ट क्या है, मीजोडर्मली डिराइव्ड, यानी मीजोडर्मल लेयर से बना हुआ है। कहां पे सिचुएटेड होता है, इन द कैविटी इन बिटवीन द दोनों लंग्स के बीच में, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है, बताइए अपन को। एपेक्स होता तो बीच में एकदम सेंटर के अंदर हार्ट होता है अपना, लेकिन जो एपेक्स है वो लेफ्ट की तरफ होता है, इसलिए अपन उसको लेफ्ट कंसीडर करते हैं कि हाँ लेफ्ट की, हाँ होता है ना, होता है। वो एक कंडीशन होती है, मेडिकल कंडीशन होती है, जिसमें हार्ट राइट की तरफ, एपेक्स जो होता है राइट, कोई बड़ी बात नहीं है ना। बन रहा था, नहीं गया एपेक्स राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ मुड़ गया, ये तो एक्सेप्शन है। उसमें उन्होंने भी हार्ट ना होता तो यहाँ बीच में ही है। अब मैं अपने जब हार्ट का डायग्राम पढ़ा था तो जो नीचे वाला जो पार्ट है ना, थोड़ा सा हार्ट का डायग्राम, ये रहा, ये रहा, ये रहा, इसको बोलते हैं एपेक्स। क्या बोलते हैं इसको, अगर ये लेफ्ट की तरफ हुआ तो हार्ट लेफ्ट में कहलाएगा, ये किसी किसी में राइट की तरफ होता है तो राइट साइड कहलाएगा। ये सेम है, एपेक्स इधर आ जाएगा, उल्टा कैसे, हार्ट उल्टा हो सकता है क्या, फिर तो पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हो जाएगा ना। हाँ, फिर अपन ये वाला डायग्राम बना रहे हैं अगर उस आदमी के लिए, तो फिर अपन को ये चैम्बर इधर, ये चैम्बर इधर बनाना पड़ेगा। हाँ, बस ये फर्क पड़ता है, बाकी सिस्टम के अंदर कुछ चेंज नहीं आया। पोजीशन चेंज होने से हार्ट का कोई भी काम चेंज नहीं होगा, एट्रियम ही रहेगा, वेंट्रिकल ही रहेगा, खाली बस पोजीशन चेंज, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मली बहुत सारे लोगों में होता है ऐसा, ठीक है। आगे चले,
लेकिन जनरली वही मैंने बोला ना, अपन कौन सा केस कंसिडर करते हैं, 100 आउट ऑफ 1 वाला केस अपन को नहीं पढ़ना होता, 100 आउट ऑफ 99 यही पढ़ाते हैं, ठीक है ना। एक्सेप्शन केस कहीं पे भी इतना पढ़ाई नहीं जाते, क्योंकि अब एक आदमी में हुआ, उसके लिए जो जनरली होता है वो थोड़ी चेंज कर सकते हैं, जो इन जनरल होता है वही पढ़ा जाता है। समझ में आ गया? क्या पढ़ रहे थे अपन? ये पढ़ रहे थे, ठीक है। लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है, कैसा होता है? मुट्ठी बंद करो, तुम्हारी मुट्ठी का जितना साइज है उतना बड़ा तुम्हारा दिल है, ठीक है, पता होगा ये तो, है ना। फिस्ट मुट्ठी को बोलते हैं, ठीक है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल मेम्ब्रेन बैग। अब हार्ट जो होता है, हार्ट को प्रोटेक्शन चाहिए ही चाहिए, है ना, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे स्ट्रेस लग सकते हैं ना, जैसे अपना ब्रेन भी तो प्रोटेक्टेड है क्रेनियम के नीचे, तो हार्ट को कोई स्ट्रेस नहीं हो, इसलिए हार्ट जो है एक डबल वॉल मेम्ब्रेन है, यानी वॉल बनी होती है हार्ट के चारों तरफ, जिसको क्या बोलते हैं अपन? पेरिकार्डियम। जैसे अगर मैं कंसीडर करूं कि ये मेरा, अरे भाई क्या है इसको, ये मेरा हार्ट है ना, तो इसके आसपास एक पूरी मेम्ब्रेन बनी हुई है ऐसी करके, इसको मैंने क्या बोला? पेरिकार्डियम। अब इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, क्या होता है? फ्लूइड यानी लिक्विड बोलते हैं, है ना। क्या नाम है इसका? कार्डियल फ्लूइड बोलो, फ्लूइड में फ्लूइड बोलती हूँ, फ्लूइड भी होता है, ठीक है ना। पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं इसको। क्या काम है इसका? भाई हार्ट को क्या हो, जब हार्ट ऐसे बराबर बराबर ऐसे करेगा, रेगुलर ये एक्शन चल रहा है हार्ट के अंदर, तो क्या लगता है पास में फ्रिक्शन नहीं लगेगा? तुम करके देखो, हिलाओ, थोड़ी देर रेगुलर करना है, आप रुक नहीं सकते हो एक सेकंड के लिए भी, तो क्या होगा? डैमेज होना शुरू हो जाएगा। इसलिए नेचर ने क्या बनाया? पेरिकार्डियल फ्लूइड बनाया। अब अगर मैं यहाँ पे एक थैली रख दूं, उसके अंदर पानी भर दूं, अभी क्या कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये वैसा वाला काम करता है, ठीक है। आगे क्या था? हमारे हार्ट के अंदर चैम्बर है दो, ऊपर वाले जो छोटे चैम्बर होते हैं उनको एट्रिया बोलते हैं, नीचे वाले जो बड़े चैम्बर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल बोलते हैं। और एक इनके बीच में क्या होता है? अलग अलग करने के लिए सेप्टम्स होते हैं, है ना। अगर ये राइट एट्रियम है तो इसको अलग कौन करेगा? ये सेप्टम। क्या बोलते हैं इसको? सेप्टम। इसको क्या बोलते हैं? इंटर आर्टरियल सेप्टम। दोनों आर्टरी के बीच में तो इंटर आर्टरियल, दोनों वेंट्रिकल के बीच में तो इंटर वेंट्रिकुलर। मैंने बताया था इंटर का मतलब क्या होता है? दो चीजों के बीच में होना। जैसे इंटर आर्टरियल बोला तो किसके बीच में होगा? दोनों एट्रियम के बीच में। दोनों एट्रियम वाले की अगर बात करें तो ये राइट एट्रियम होता है और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। दोनों एट्रियम के बीच में ये अलग कर रहा है ना, है ना, तो ये इंटर आर्टरियल सेप्टम। दोनों वेंट्रिकल के बीच में ये अलग कर रहा है तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। लेफ्ट एट्रियल थिक वॉल इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम सेपरेट द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। द एट्रियम, अब एट्रियम और वेंट्रिकल जो सेम साइड पे, इनको कौन सेपरेट करता है? एक थिक फाइब्रस, फाइब्रस यानी जिसके अंदर बहुत सारे फाइबर्स होंगे, उससे बना हुआ एक सेप्टम है जिसका नाम है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो किसके बीच में होगा? एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में। इंटर आर्टरियल आर्टरी के बीच में, इंटर वेंट्रिकुलर दोनों वेंट्रिकल के बीच में, आर्टरियो वेंट्रिकुलर आर्टरी एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है। सेप्टम का मतलब समझ में आया? ये जो सेपरेशन है ना उसको बोलते हैं अपन सेप्टम, ठीक है। हाउएवर ईच ऑफ दिस सेप्टा आर प्रोवाइडेड विद एन ओपनिंग थ्रू व्हिच टू चैम्बर ऑफ द सेम साइड आर कनेक्टेड। अब इनके बीच में वॉल होते हैं, मैंने बताए थे, दो ओपनिंग होती है जिनको अपन क्या बोलते हैं? वॉल बोलते हैं। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व है जिसके अंदर 3 मस्कुलर फ्लैप होते हैं, 3 मस्कुलर फ्लैप होते हैं। एक मिनट, मैंने मेरे फोन में कल कुछ सेव किया था, मैं दिखाती हूँ अगर होगा तो। हार्ट का कुछ था जिसमें मेरे सेप्टम और ये सब, ये क्या बोलते हैं, ये जो है ना ट्राइकस्पिड वॉल। हाँ बोल। अगर हम एक आदमी एक झटके से अलग करते हैं तो उसका हार्ट तब भी कम कर देता है। हाँ, थोड़ी देर तक करेगा जब तक सारा ब्लड इजेक्ट आउट नहीं हो जाता। अगर हम वहाँ पे रुक जाए और ब्लड एक तरफ मतलब एक तरफ पर रोक दिया जाए, हाँ तो ब्रेन गया तो सिस्टम पूरा गया। ये रहा, देख लो सर्कुलेशन जो अपन ने कल पढ़ा था कैसे जा रहा है, 2 बार जा रहा है ना एट्रियम, इससे अपन ने पढ़ा था ना, क्या था ये? वेंट्रिकल। हाँ, वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी लेके जा रही थी, फिर पल्मोनरी वेन वापस लाके छोड़ रही थी, दिख रहा है? ऐसे ब्लड चलता है, देख, उसको भी दिखा दूंगी एक बार, देख ले अच्छे से। वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, फिर पल्मोनरी आर्टरी ने लंग्स को दिया, फिर लंग्स से पल्मोनरी वेन जो है वापस कहाँ लेके आ गई? एट्रियम में, एट्रियम से वापस वेंट्रिकल के अंदर। ले, अभी सब दिख रहा है, 2 बार ब्लड जा रहा है हार्ट के अंदर, देख। होता है बहुत सारे लोगों का, किसी कंडीशन की वजह से बड़ा हो जाता है, जैसे किसी ये वाला भी खुला रहता है, राइट
ये वाला कनेक्टेड है ना, तो ये खुला रहेगा हमेशा, या फिर मतलब? पंप होते डायरेक्ट इधर चला जाएगा? वाल्व है ना, वाल्व, जिससे हाँ। बैक नहीं जाएगा फ्लो कभी भी, हाँ। है ना। अब आप और बताती हूँ। कहाँ गया यार, इसमें था शायद। ये तो देखो ऐसे बनता है हार्ट, जब फीटल स्टेज होती है ना, ऐसे बनता है, जैसे ट्यूब्स होती है, मैंने बोला था ना ट्यूब से ही बनता है सब, ये ऐसे बन रहा है। ये राइट एट्रियम दिख रहा है, लेफ्ट एट्रियम। ऐसे ग्रोथ होती है हार्ट की जब फीटल स्टेज में होता है तभी, ठीक है। मैंने मेरे फ्रेंड को भी भेजा था एक, उसके अंदर वो तो दिखा देती हूँ। सर्कुलेशन तो समझ में आ गया ना। ये है वॉल्व्स, ठीक है। देख इसमें 3 कस्प है, 3 है, हाँ अलग से दिख जाएंगे 3 है। आर्टरी और वेन, ये देख इसमें सिर्फ 2 है। हाँ जो ये है, एक को बोला बाइकस्पिड जिसमें 2 है, और एक को बोला ट्राइकस्पिड जिसमें 3 है। देखो इसमें 3 है, 3 फ्लैप है, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राइकस्पिड, जिसमें 2 फ्लैप होंगे, ये रहे 2 फ्लैप, इसको क्या बोलेंगे, बाइकस्पिड। यही वॉल्व है और यही बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। समझ में आ गया? अभी तो यार मैंने एकदम फिजिकली दिखा दिया कि क्या होता है क्या नहीं होता, अभी तो समझ में आ गया। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है उसके अंदर कितने फ्लैप्स होते हैं, 3 फ्लैप अभी दिखा है, इसको ट्राइकस्पिड बोलते हैं, ठीक है। जबकि बाइकस्पिड का दूसरा नाम क्या है, मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं उसको, जो कहां पे होता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ होता है, ठीक है, जो ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को कंट्रोल करता है। आगे चलते हैं, हार्ट का डायग्राम पढ़ लेना। पल्मोनरी आर्टरी एंड आर्टर रेस्पेक्टिवली बाय द सेमी ल्यूनर वाल्व, ठीक है। अब जो पल्मोनरी आर्टरी और ओर्टा, इनके अंदर जो वॉल्व होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, सेमी ल्यूनर वॉल्व बोलते हैं। जो वॉल्व है उनका क्या काम है, बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, यानी ब्लड जो है एक ही डायरेक्शन के अंदर चलेगा, वापस से उल्टा नहीं जाएगा, फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल, फ्रॉम वेंट्रिकल टू द पल्मोनरी आर्टरी टू ओर्टा, दिस वॉल्व प्रेजेंट इन बैकवर्ड फ्लो। एक ही बात बोल रहा है, बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। और क्या है, पल्मोनरी आर्टरी और ओर्टा के अंदर जो है कौन सा वॉल्व होता है, सेमी ल्यूनार। कौन सा, ल्यूनार। अब एनीथिंग विच इज ल्यूनार, यहां पे भी तुमको दुनिया में, पूरी दुनिया में कहीं भी वर्ड दिख जाए लूनार, इट इज रिलेटेड टू मून। वो गलत प्रिंट हुआ है, ल्यूनार सेमी ल्यूनार होता है। ल्यूनार जो होता है उसका मतलब क्या होता है, मून, है ना। अर्ध, अब सेमी ल्यूनार आधा चांद, ऐसा वॉल्व होता है, ठीक है। सुना लूनार एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण, तो लूनार मींस मून होता है जनरली, इसलिए उसको ऐसे कंसिडर किया। वो 3 ही है वो, ठीक है। अभी डाउट मत रखना, अरे भाई क्या है इसको। आगे चलो, देखो वॉल्व मैंने दिखा दिया तुम्हें फिजिकली कैसे होते हैं, है ना। और तुम इंस्टा चलाते हो, कुछ चलाते हो तो उस पर अच्छी चीजें देखा करो, बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती है डायरेक्टली, जो अपन रियल लाइफ में कभी नहीं देख सकते। एआई की मदद से भी अपन देख सकते हैं। और भी अगर किसी को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा हो तो आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करोगे ना कि सर्कुलेशन कैसा होता है, तो उसके अंदर एक पूरी वीडियो आती है जिससे आपको दिख जाएगा सर्कुलेशन कैसे होता है, ठीक है। द इंटायर हार्ट, पहले ही बता दिया, कार्डियक मसल का बना होता है। जो वॉल्स होती है वो ज्यादा मोटी होती है एट्रिया से, क्यों, क्योंकि कार्डियक मस्कुल उसको पूरी बॉडी के अंदर ब्लड पंप करना होता है। और नोडल टिश्यू होता है, मैंने बताया था एसए नोड, जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है, ठीक है। एक जो पैच होता है वो कहां पे होता है, अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के ऊपर की तरफ राइट कोने के अंदर एक पैच, जिसको क्या बोलते हैं, एसए नोड। क्या बोलते हैं, एसए नोड। ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है जिसकी वजह से हमारा हार्ट धड़कता है, ठीक है ना। अनदर मास, और दूसरा मास जो कहां पे प्रेजेंट होता है, लेफ्ट कॉर्नर में राइट एट्रियम में, दोनों राइट एट्रियम में, है ना। दोनों ही किसमें है, राइट एट्रियम में। एक होती है राइट एट्रियम के राइट कोने की तरफ, है ना। अगर इधर से देखिएगा अपना राइट कोना किधर बन रहा है, इधर ही बन रहा है ना, हाँ, ये राइट कोने की तरफ और एक नीचे की तरफ, दोनों होंगे राइट एट्रियम के अंदर ही। एक को नाम बोलेंगे एसए नोड, कोई नहीं पूछेगा पोजीशन। एक को बोलेंगे क्या, एवी नोड। क्या बोलेंगे, एवी बंडल भी बोलते हैं, एवी नोड भी बोलते हैं। अब इससे फाइबर्स निकल रहे होते हैं और इससे भी फाइबर्स निकल रहे होते हैं, जो पूरे अपने किस में जाते हैं, वेंट्रिकल्स के अंदर जाते हैं, जिससे वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन इनकी वजह से भी होता है। क्लोज टू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कॉल्ड एज एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड बोला,
एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास है, इसलिए क्या बोला है इसको अपन ने, एवीएन। एक तो होता है एसएएन और एक होता है एवीएन। याद कर लेना, ये पूछा जा सकता है, अच्छा टॉपिक है ना। दोनों क्या है, साइनो एट्रियल नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। फुल फॉर्म तुमको याद होनी चाहिए, बंडल ऑफ नोडल फाइबर, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, एवी बंडल कंटिन्यूज टू फॉर्म एवीएन व्हिच इज पास थ्रू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा एंड इमर्ज इन द टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड इमीडिएटली डिवाइड इनटू द राइट एंड लेफ्ट बंडल। इधर से स्टार्ट होगा, ठीक है, पीछे बताती हूँ डायग्राम पे। ये रहा, एंड कहाँ है अपना राइट एट्रियम, ये रहा और ये रहा, दिख रहा है। अब इसके बंडल कहाँ जा रहे हैं, देख डिवाइड हो रहे हैं और दोनों तरफ। अब इसका जो एक्शन पोटेंशियल है वो पूरे किस में जाएगा, अपने पूरे वेंट्रिकल्स के अंदर जाएगा, ठीक है, दिख गया। ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, एक्शन पोटेंशियल की तरह इसे धीरे 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 करके पूरी हार्ट के अंदर ट्रांसमिट कर देता है। क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है, ठीक है। हार्ट धड़कना बंद कर देगा, ब्लॉकेज हो गया तो भी बंद कर देता है। पूरा ब्लॉकेज हो गया भाई, थोड़ा थोड़ा ब्लड जा रहा है तो हार्ट अटैक आएगा। मैंने कोरोनरी आर्टरी को पैक कर दिया, अभी तो हार्ट के पास कुछ जा ही नहीं है, तो क्या पंप करेगा, ये पंप नहीं करेगा तो ये कैरोटिड से ऊपर ब्लड जाता है ब्रेन के अंदर, ब्रेन को ऑक्सीजन मिलेगा क्या, बिना ब्लड के ऑक्सीजन कहां से आएगा। 2 मिनट के अंदर या 3 मिनट के अंदर ब्रेन डेड, इंसान डेड। ब्रेन डेड होने के बाद इंसान नहीं उठाया जा सकता। तो ये देखा होगा बहुत सारे लोग जो होते हैं, किसी इंसान को ब्रीदिंग रुक जाती है तो उसको सांस दे रहे होते हैं, ऑक्सीजन दे रहे हो, क्यों दे रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें सबको पता है अगर ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो ब्रेन डेड हो जाएगा, और ब्रेन डेड हो जाएगा तो इंसान का काम खत्म, फिर आप कुछ भी कर लो इंसान को जिंदा नहीं कर सकते, है ना। हार्ट को एक बार पंपिंग एक्शन करके या फिर कंप्रेशन से हार्ट फिर धड़का सकते हो आप, है ना। हरीश राणा कौन है अभी वो कौन है, यूथेनेशिया गया था जिसको, हाँ, उसके ब्रेन डेड था नहीं था, उसका सर्कुलेशन चल रहा था, ब्रेन का कंट्रोल लॉस था उसके, है ना। पूरी तरीके से अगर ब्रेन डेड हो जाए मतलब तो आदमी सर्वाइव नहीं करेगा ना, ब्रेन का खत्म, सारे सेल खत्म हो गए, वो एक अलग चीज है ना। और वो उसका जो केस था उसके अंदर क्या था, उसकी बॉडी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था, हार्ट का एक्शन बराबर था, हार्ट बराबर काम कर रहा था और ब्रेन में सिर्फ ब्लड जा रहा था, एक्शन कुछ भी नहीं था। मर जाए उसके बाद वापस उसको ये हार्ट पंप करे तो वो वापस जीने लगे। हाँ, बहुत सारे केसेस में नहीं डॉक्टर सुई लगा के मारते हैं दिल के ऊपर, वो वाला भी क्या बोलते हैं उसको, बता, सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रिकस्किटेशन फुल फॉर्म होती है उसकी, है ना, करते हैं। अगर हार्ट एक बार पंपिंग स्टार्ट कर दे तो क्या बेटर है, मगर वो तभी होता है जब सडनली ऐसा कुछ हुआ हो, या कोई किसी को स्ट्रोक वाला पेशेंट हो, उसको सडनली स्ट्रोक आया हो, अपने थोड़ा सा पिंच करने से हो सकता है कि थोड़ा सा रास्ता बाकी हो आर्टरी में और वहां से थोड़ा थोड़ा ब्लड जाए, तब तक अपन उसे हॉस्पिटल पहुंचा देंगे, तब तक बच जाएगा ना, तो वो वाली बात, ठीक है। आगे चले, ये भी हो गया समझ, नहीं बाकी है, ठीक है। बंडल होते हैं, बता दिया कैसे बंडल जा रहे थे। दिस ब्रांचेस गिव राइज टू माइन्यूट फाइबर थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। क्या बोलते हैं उन फाइबर्स को जो ऐसे करके पूरे में फाइबर घूम रहे थे, उनको क्या बोलते हैं, पुर्किंजे फाइबर। क्या बोलते हैं, उनका नाम क्या है, अभी किसी साइंटिस्ट ने इसी ने डिस्कवर करा होगा जिसका नाम पुर्किंजे हो, तो इसी के नाम पे रख दिया, ठीक है। द नोडल मस्कुलेचर हैज द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल, जनरेट करता है बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के, खुद से। हमारा हार्ट किसी के कंट्रोल में नहीं, अपन बोलते हैं ना, हम मेरा जो दिल करेगा मैं वो करूंगा, क्यों, अपने 2 चीजों से सोचते हैं ना, एक तो दिमाग से और दिल से। दिल से क्यों सोचते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग का दिल के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, हमारा दिल अपने आप काम करता है बिना किसी एक्सटर्नल, ऑटो एक्साइटेबल है, अपनी इच्छा से, किसी से भी इन्फ्लुएंस होके काम नहीं, बल्कि पूरी बॉडी जो है ना, किडनी हो गई, कोई सा भी, आईज हो गई, कोई सा भी ऑर्गन हो गया, वो ब्रेन से इन्फ्लुएंस होती है फिर काम करती है। हमारा हार्ट ऑटो एक्साइटेबल। साइंटिफिक टर्म में भी बोलना सही है कि दिल हमारा अपनी तरीके से सोचता है, और अपन बात करते हैं साइकोलॉजिकली, उसमें भी सही है कि तुम्हारा जो दिल बोले वो करना। मैं मेरे दिमाग की नहीं सुनती हूँ, मैं मेरे दिल की। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग है। हमारा हार्ट हमारे ब्रेन के कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है ना, ऑटो एक्साइटेबल है। हाउएवर द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट कुड बी जनरेटेड एट मिनिमम एट वेरी डिफरेंट पार्ट ऑफ द नोडल सिस्टम जनरेट द मैक्सिमम। कितना एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है,
70 से 75 बीट पर मिनट होता है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। जो एसए नोड जो है कितना एक्शन पोटेंशियल जनरेट करिए, 70 से 75 मिनट तक का एक्शन पोटेंशियल जनरेट करिए, जिससे क्या हो रहा है, हमारे हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी है वो चलिए, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पेस मेकर। क्या बोलते हैं, यानी रिदम को मेंटेन रखता है। ठीक है, हमारा हार्ट कितनी बार बीट करता है, 70 से 75 टाइम बीट करता है 1 मिनट के अंदर। तो अपन ने जितना सारा रामायण पढ़ा वो 1 मिनट के अंदर 70 से, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, 75 को, हाँ 70 से 75 बार ऐसा हो जाता है, मुझे हिंदी की गिनती नहीं आती है। ठीक है, 70 से 75 बार हमारा हार्ट जो अपन ने सारा पढ़ा ना, अभी 1 मिनट में उतना काम हो जाएगा। वो भी कितनी बार, 70 बार, 1 मिनट में 70 बार। अभी तुमने इतना पढ़ा ना, इधर से ब्लड जाएगा, ये पल्मोनरी होगा, ये वो होगा, 1 मिनट में 70 या 75 बार ऐसा हो जाता है। आगे चले भाई, ये इतना बड़ा चैप्टर खत्म क्यों नहीं हो रहा, कार्डियक साइकिल। कल तो 34 में पहुंच गए थे ना। मुझे ऐसा लग रहा है इसमें कुछ ग्लिच है यार, पता है। बाकी देखना, अगर कार्डियक साइकिल तक अपन आ गए तो कार्डियक साइकिल होने के बाद ईसीजी बचा है, ये और ये खत्म है। मैं बोल रहा हूँ इसमें ग्लिच है कुछ, ये खत्म। और आगे का मतलब हो रहा है, हाँ होते हैं, हाँ ये चल रहा है, ये हो रहा है आगे तो देखा ना। वो वापस वो वाली स्लाइड जनरेट कर रहा है, पीछे वाली जो पढ़ ली ना, अभी है ही नहीं, देख। अरे अपने को क्या मतलब है इसमें, कुछ भी ग्लिच अपन को पढ़ने से मतलब है यार। कल हम 34 से कुछ पे आ गए थे, पर ये अपन ने नहीं पढ़ा था। अब भले अपन 34 पे आ गए थे, पर जो अपन ने नहीं पढ़ा था। अभी कितना टाइम हो गया यार, फटा आज ये खत्म कर देंगे। ठीक है, आज लंबी नहीं होगी क्लास, क्यों तेरी क्लास थोड़ी है आज, तो कर लेते हैं ना खत्म। कल पढ़ेंगे ना, कल रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, तुम्हारा 2 महीने में एग्जाम है ना। अब वो मेरे को मैम ने बोला पढ़ाने, मुझे नहीं पता, वो तुम देखो, तुम्हारा पर्सनल। कार्डियक साइकिल है ना, अपन जो अपने दिल में जो जितनी बार हो रहा है उसको क्या बोलते हैं अपन, कार्डियक साइकिल। हमारा दिल कैसे फंक्शन करता है देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो चारों चैम्बर्स हैं हमारे हार्ट के, वो कैसे रहते हैं, रिलैक्स। अभी तक कोई ब्लड नहीं आया है। ठीक है, दे आर इन जॉइंट डायस्टोल। जो पूरी जो रिलैक्स फेज होती है उसको क्या बोलते हैं, जॉइंट डायस्टोल। तुमने ब्लड प्रेशर देखा होगा तो वैसा आता है ना, ऐसे लिखता है डॉक्टर, 2 लिखता है ना। एक होता है सिस्टोल और एक होता है डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब होता है जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है, सिस्टोल का मतलब होता है जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, यानी धड़क रहा होता है। तो सिस्टोल डायस्टोल ये होता है। ये जो अभी ये काम का नहीं था, तो मैंने ऐसे ही बताया क्योंकि उसके अंदर वर्ड आ गया था। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, जब हमारा हार्ट के चारों चैम्बर रिलैक्स होते हैं, जब क्या होते हैं, बोलो ना। और तुम ऐसे नींद में बैठे रहोगे तो मुझे पढ़ाने में मजा भी नहीं आएगा यार। फिर मैं क्या करूँ, पीपीटी रीड करके निकल जाऊँ। रिलैक्स स्टेट में मतलब कोई ब्लड की पंपिंग नहीं हो रही, कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो रही। पंप नहीं कर रहा है, ब्लड तो चल रहा है, बिना पंपिंग करे खून भर रहा है दिन में, बोलूं तो। क्यों? अरे एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो रहा है, ब्लड तो चल रहा है, बहुत माइन्यूट सेकेंड 0.001 दिखेगा भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा, लेकिन अपन को तो स्लो पढ़ना पड़ेगा ना। उसको जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं, जब सारा ब्लड क्या होता है वापस आके भर रहा होता है। देखा था ना, ब्लड भर रहा था, वो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स देख नहीं सकते आप, उसको क्या बोलते हैं, जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं। जिसके अंदर क्या होता है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड दोनों वॉल्व खुले होते हैं, जिससे क्या हो जाता है, ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन वेना कैन फ्लो इनटू द राइट एंड लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। बस मैंने बोला ना ब्लड भर रहा है, तो कुछ नहीं, ब्लड भर रहा है बस, देखो। ठीक है, ब्लड इधर आ रहा है, इधर जा रहा है, इधर आ रहा है और इधर जा रहा है। कोई भी चीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हार्ट में ब्लड जाना रुका नहीं है, हार्ट में ब्लड, लेकिन पंपिंग नहीं हो रही है, सीधा भर रहा है आराम से रिलैक्स स्टेट में, और ब्लड भर रहा है। ठीक है, भर गया रेस्पेक्टिवली। अभी यहाँ पे क्या है, जब ये ब्लड भर रहा है तब ये जो यहाँ पे जो वॉल्व था ओर्टा के अंदर, जिसका नाम क्या था, सेमी ल्यूनर वॉल्व, ये क्या है, अभी बंद है। ये क्या है, याद रखना, ये क्या है, अभी बंद है। सेमी ल्यूनर वॉल्व आर क्लोज एट दिस स्टेज। तो ऐसे नोड नाउ जनरेट, अब क्या होगा इस स्टेज पे आके, ऐसे नोड जो कि हमारे राइट एट्रियम में इस साइड पे थी, वो क्या करेगी, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगी। क्या करेगी, बताया था, ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है
जो क्या करेगा, दोनों एट्रिया को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, दोनों एट्रिया को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट, जिससे क्या होगा, एट्रियल सिस्टोल। मैंने बोला ना सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे क्या होगा, एट्रियल सिस्टोल। पहले क्या था, सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा है, जॉइंट डायस्टोल, है ना, हार्ट के चारों जो चैम्बर्स थे वो रिलैक्स थे। अभी क्या होगा, हमारी एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगी, दोनों एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, एट्रियल सिस्टोल, जिससे क्या होगा, ब्लड फ्लो जो है, अब जब ये एट्रिया ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगी, दबेगी, तो नीचे की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ऑब्वियसली, जिससे क्या होगा, हमारा ब्लड फ्लो जो है वेंट्रिकल्स के अंदर वो 30% तक बढ़ जाएगा। अभी भी जा रहा था ब्लड तो, लेकिन जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगी तो 30% ज्यादा तेजी से जाएगा। द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू वेंट्रिकुलर साइड बाय एवीएन एंड एवी बंडल। अब जो एक्शन पोटेंशियल था वो कहाँ आएगा, यहाँ से, वो जो बंडल निकल रहे थे, देखा था ना, दोनों तरफ जा रहे थे ऐसे करके, तो पूरा वो जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ वो एवीएन से और एवी बंडल से कहाँ पे जाएगा, पूरे के पूरे वेंट्रिकल मस्कुलेचर के अंदर, पूरे वेंट्रिकल में जा रहा था ना, पूरी तरीके से घुमा हुआ था, जिससे क्या होगा, अब वेंट्रिकल की मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होंगी, है ना, पहले एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, अब वेंट्रिकल, जिसको हम क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अभी इस टाइम पे क्या होगा, जैसे वेंट्रिकल के अंदर सिस्टोल हो रहा है, तो जो एट्रियम है वो क्या हो जाएंगे, वापस से रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि सारा ब्लड किधर आ गया, इधर। अभी रिलैक्स है, रिलैक्स मतलब रिलैक्स बिल्कुल ऐसे नहीं, अभी भी ब्लड इधर भर रहा है, ठीक है ना, रिलैक्स होने में ब्लड भरेगा, हाँ पंप होगा, ये बात समझ गया, वेरी गुड। रिलैक्सेशन डायस्टोल कोइंसाइडिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब जो एट्रिया का जो डायस्टोल है, यानी एट्रिया का जो रिलैक्सेशन है और वेंट्रिकल का जो कॉन्ट्रैक्शन है, वो एक साथ में होते हैं। एक कार्डियक साइकिल को होने में कितना टाइम लगता है पता है, इसलिए 1 मिनट में इतनी बार होगा, 0.8 सेकंड लगता है, इतना सारा पूरा बॉडी उनकी ब्लड वापस हार्ट में आ जाएगा, हार्ट वापस उसको पंप भी कर देगा एक बार, इतना सा टाइम। अब तू सोच, वो जॉइंट डायस्टोल कहां दिखेगा इसके अंदर, इसका भी आधा आधा कर लू तो 0.01 कहीं पे हो रहा होगा, तो पता नहीं चलता, ठीक है, समझ में आया। जब वेंट्रिकुलर क्या बोलते हैं, एट्रिया जब रिलैक्स होते हैं, तभी वेंट्रिकल जो हो रहे होते हैं वो क्या हो रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीजेस द अब जैसे वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो वेंट्रिकल का प्रेशर तो क्या बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। अब क्या होगा, जैसे वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, तो यहाँ पे जो वॉल्व था वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ताकि ब्लड वापस से ऊपर ना चला जाए, ठीक है। आगे चले, कोई डाउट है ना। बाइकस्पिड वॉल्व ड्यू टू बैक फ्लो, दोनों वॉल्व बंद हो जाएंगे, दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि फाइबर्स दोनों में आ रहे थे, तो अभी वापस फ्लो हो सकता है ना। अगर मैं किसी चीज को दबाऊंगी तो क्या गारंटी कि वो वापस ऊपर नहीं जाएगा, तो इसलिए जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व थे, जो मैंने वॉल्व अभी दिखाए थे, वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। क्यों, ताकि बैक फ्लो ना हो एट्रिया के अंदर। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेस फर्दर द, अब क्या हो, जैसे वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो ऑर्टा में जाएगा, वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वॉल्व था ना एक सेमील्यूनर, अभी इसके ऊपर प्रेशर बढ़ गया, ये तेजी से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो अभी क्या होगा, ये वाला वॉल्व जो है वो क्या करेगा, खुलेगा, क्योंकि प्रेशर एक लिमिट तक ही बर्दाश्त कर पाएगा, तो वो वॉल्व खुल जाएगा, ठीक है। जिससे कि क्या होगा, गार्डिंग द पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड इन ऑर्टा लेफ्ट साइड, इधर भी होगी पल्मोनरी आर्टरी, उस पर भी होगा वो वॉल्व, दोनों खुल जाएंगे। अलाइंग द ब्लड इनटू वेंट्रिकल, से ब्लड कहां जाएगा, वेसल में। पहले क्या आया, एट्रिया में, एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या आएगा, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, और एक और कौन सी है, ऑर्टा के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, इस टाइम पे वेंट्रिकल क्या है, रिलैक्स है, ठीक है। वेंट्रिकल रिलैक्स है, मगर ब्लड की फिलिंग अभी भी हो रही है, पंपिंग एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन ब्लड अभी भी धीरे धीरे उतर रहा है, क्योंकि एट्रिया के अंदर भर रहा था, ठीक है। जब एट्रिया में ब्लड भर रहा है, एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में आ रहा है धीरे धीरे, लेकिन पंपिंग नहीं हो रही, तब सेमील्यूनर वाल्व क्या रहेंगे, बंद रहेंगे, क्या रहेंगे, बंद रहेंगे, जिससे क्या हो, बैक फ्लो वापस से ना हो ब्लड का। As the ventricular pressure decline further, the tricuspid and bicuspid valve are pushed open, ठीक है। अब जैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर जो है धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता है, एट्रिया के अंदर ब्लड है, नीचे की तरफ अपने धीरे धीरे ब्लड है, लेकिन इतना नहीं, अभी प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है, तो दोनों वॉल्व का रहेंगे, ओपन ही रहेंगे ना, क्योंकि ब्लड नीचे लेके जाना है अभी। तो ये जो दोनों वॉल्व जो ओपन है एट्रिया के, जिसकी वजह से क्या होता है, एट्रिया पूरी तरीके से बीइंग एम्प्टीड, पूरी तरीके से खाली होने लगती है, तो ब्लड फ्लो वंस अगेन मूव फ्रीली टू द वेंट्रिकल। अभी एट्रिया में भी कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, इसमें भी कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, बोल रहे हैं हाँ भाई ब्लड को जान दो धीरे 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 धीरे, तो क्या दोनों वॉल्व ओपन रहेंगे, ये दोनों ओपन रहेंगे, लेकिन ये जो नीचे वाला है, जब यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है, तो ये भी बंद रहेगा ना अभी, तो ये याद रखना, जब नॉर्मल फ्लो हो रहा होता है तो दोनों वॉल्व ओपन होते हैं, लेकिन जो सेमील्यूनर वाल्व होता है वो क्या रहता है, बंद रह रहा होता है। द वेंट्रिकल एंड एट्रिया नाउ गोइंग रिलैक्स ड्यूरिंग डायस्टोल एज अर्लियर सून एज, अभी सब रिलैक्स है जब तक कि क्या, ऐसे नॉन एक्शन पोटेंशियल जनरेट
नहीं करेगी, ठीक है। और रिपीटेडली होगा, कंटिन्यूअसली होगा। इसी साइकिल को क्या बोला, पूरे साइकिल को मैंने बताया, एट्रियल रिलैक्स थी, वेंट्रिकल रिलैक्स थी, ऐसे नोड ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, फिर इधर से दोनों वॉल्व जो थे वो खुले थे, इधर नीचे ब्लड आया, फिर वापस से क्या हुआ, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए, तो ये दोनों वॉल्व तो बंद हो गए, ये वाला वॉल्व खुल गया। इस पूरे साइकिल को हमने क्या बोला है, कार्डियक साइकिल बोला है, जिसके अंदर सिस्टोल और डायस्टोल आता है, हार्ट के एट्रियम और वेंट्रिकल का। कितनी बीट्स होती है, 72 बीट्स पर मिनट होती है। इसका मतलब एक कार्डियक साइकिल का होने में परफॉर्म इन पर मिनट में कितना टाइम लगेगा वो अपन को देखना है। कुड बी डिडक्टेड दैट द ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकंड, ठीक है। ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप कितना ब्लड पंप करते हैं, हर वेंट्रिकल 70 ml ब्लड पंप करते हैं, ठीक है। और उसको क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रोक वॉल्यूम। मैं अगर ये बोतल बना दूं एक, ठीक है, अब इसको मैंने प्रेशर लगाया, ये वेंट्रिकल है, अब ये पंप करेगा, तो ये जितनी वॉल्यूम पंप करेगा उसको मैंने क्या बोला, स्ट्रोक वॉल्यूम बोला। क्या बोला, स्ट्रोक वॉल्यूम बोला। द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय, अब स्ट्रोक वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई करना है अपन को, हार्ट बीट से। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, कार्डियक आउटपुट, यानी हमारे हार्ट कितना ही ब्लड पंप कर रहा है, ठीक है। तो therefore the cardiac output can be defined as the volume of a blood pumped by each ventricle per minute and the average 5 लीटर ब्लड पंप करता है एक हेल्दी इंसान का दिल, है ना। 5 लीटर ब्लड हमारी बॉडी में नहीं हो रहा है, होता नहीं है, लेकिन वो डबल सर्कुलेशन से, तो वो टोटल काउंट कर रहे हैं अपन, इतनी बार आ रहा है, इतनी बार आ रहा है, तो 5 लीटर बता रहे हैं, ठीक है। द बॉडी हैज द एबिलिटी टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम, हमारी बॉडी स्ट्रोक वॉल्यूम अल्टर कर सकती है। अभी मैं रिलैक्स स्टेज में हूं अगर, तो मेरी स्ट्रोक वॉल्यूम डेफिनेटली कम होगी। मैं एक्सरसाइज करूंगी तो मेरी बॉडी की क्या होगी, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी, दिल की धड़कन तेज चलती है ना, जब एक्सरसाइज करते हैं, भागते हैं, उस टाइम पे हमारी क्या होती है, स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल द एथलीट का, अगर एक कोई रेगुलर एक्सरसाइज करने वाला एथलेटिक पर्सन है, तो उसकी जो स्ट्रोक वॉल्यूम होगी वो एक नॉर्मल आदमी से ज्यादा ही होगी, क्योंकि उसने क्या किया, अपनी वेंट्रिकल को इतना पावर दे दिया कि अब उसकी स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मली क्या निकल रही, ज्यादा निकल रही, क्योंकि उसकी मसल से ज्यादा एक्टिव है, मसल ज्यादा एक्टिव है तो ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। ज्यादा ऑक्सीजन कब आएगा, जब ब्लड ज्यादा आएगा। ब्लड ज्यादा कब आएगा, जब हार्ट ज्यादा पंप करेगा। तो वही है, उसकी कार्डियक आउटपुट जो होगी वो ज्यादा नहीं। वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप कर रहे हैं वो स्ट्रोक वॉल्यूम है, और वेंट्रिकल कितना ही ब्लड पंप करे उससे हार्ट अटैक का क्या कनेक्शन है, बताओ। तो समझ में आ रहा है, उसको समझाने की कोशिश करते नहीं लैंग्वेज में। स्ट्रोक वॉल्यूम यानी तेरे वेंट्रिकल में कितना ब्लड पंप कर रहे हैं, वेंट्रिकल कितना भी ब्लड पंप कर दे उससे हार्ट अटैक का क्या रिलेशन है, बस पंप होना चाहिए। हाँ। अगर तू एक्सरसाइज करा तो तेरी दिल की धड़कन तेज है तो हार्ट अटैक आ जाएगा, सोच के देख दो। तो मैं एक्सरसाइज करना हेल्दी हो, क्योंकि मैं एक तरह मसल पेन होगी ना, क्या होगी, मसल की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी, यानी मसल को फ्रेश ब्लड मिलेगा बार बार, तो मसल क्या होगी, हेल्दी होगी, ज्यादा टाइम तक एक्टिव। इसलिए तो बोला मैंने, किसी भी बीमारी को प्रिवेंट करना हो दुनिया के अंदर, तुम्हारी एज हो या बच्चा भी हो, वो अगर डेली से वर्कआउट करेगा, डेली एक्सरसाइज करेगा, तो उसकी बॉडी एक नॉर्मल इंसान के जो नहीं कर रहा है उसके मुकाबले ज्यादा फिट रहेगी, कम से कम इम्यूनिटी उसकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ज्यादा पंप कर रहा है ब्लड, तो मतलब ये क्या बोलते हैं, तो हार्ट ज्यादा काम कर रहा है, ज्यादा काम कर रहा है तो जल्दी बनने ही ऐसा कहाँ लिखा है। अगर हार्ट ज्यादा काम कर रहा है तो जल्दी, ऐसे तो फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन तो बचपन में ही बना था, उसका तो आईक्यू इतना ज्यादा था नॉर्मल इंसान से। फिर मेरा डाउट, अगर हम एक्सरसाइज करें बहुत जोर का दौड़ के आए, हाँ, तो हमारा हार्ट बहुत जोर में धड़कता है, हाँ, तो इससे हार्ट की भी तो एक्सरसाइज होगी, हो रही है ना, इसलिए तो हार्ट हेल्दी रहेगा। तो उसकी मसल्स भी ग्रो होगी, मसल ग्रो नहीं होगी, मसल को फ्रेश ब्लड मिलेगा। हाँ, मसल्स को क्या मिलेगा, फ्रेश ब्लड बार बार मिलेगा, हार्ट की पंपिंग अच्छी होगी, कहीं पे भी ब्लॉकेज होगा तो वो क्लियर रहेगा, ब्लॉकेज बनेगा ही नहीं, क्योंकि फैट क्या होता रहेगा, टॉक्सिन की फॉर्म में बाहर निकल, वर्कआउट करते पसीना तो आता ही, ऑब्वियस सी बात है, तो वो क्या निकल रहा है बॉडी से, टॉक्सिन से तो निकल रहा है सारे, बस। तो स्ट्रोक वॉल्यूम का ज्यादा होना डजंट मीन्स कि इंसान को हार्ट अटैक आ जाएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम का ज्यादा होना मतलब बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड क्या है आपकी, ज्यादा, तो वेंट्रिकल क्या करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा ब्लड पंप करेंगे, इससे हार्ट अटैक का कोई कनेक्शन। एक्सरसाइज करते करते किसी को हार्ट अटैक आ सकता है, जिसके पहले से क्या हो पता था, आर्टरी में ब्लॉकेज होगा, उसको तो आ सकता है, क्योंकि सडनली क्या होगा, ब्लड प्रेशर तेज होगा, जैसे ही आप एक्सरसाइज करोगे तो ब्लड प्रेशर तेज होगा, तो वो जो यहाँ पे जो इकट्ठा हुआ है सारा फैट का, वो तो टूट जाएगा ना तेज प्रेशर से। फिर जैसे ये टूटेगा तो यहाँ पे ब्लीडिंग होगी, क्योंकि ये अटैच है, अभी मैं स्किन रिमूव करूँ तो ब्लीडिंग तो होगी, वैसे अंदर ब्लीडिंग हो जाएगी, अंदर ब्लीडिंग होगी तो वापस क्या होगी, ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्लॉटिंग होगी, क्लॉटिंग होगी तो क्या होगी, वो आर्टरी को ब्लॉक कर देगी, तो उसको हार्ट अटैक आ सकता है। इसलिए बोलते हैं ना कि किसी को डायरेक्ट आप रनिंग नहीं करवा सकते हो अनटिल अनलेस आपने उसकी रिपोर्ट्स ना देखी हो। बहुत सारे लोग चले जाते हैं जिम में, देखते हैं जिम में कितने केसेस आते हैं, इसको हार्ट अटैक आ गया, तो नहीं करना चाहिए वो कोई भी एक्शन जिससे आपकी हार्ट रेट तेज होगी, वो रिस्की है।
किसमें? ओल्ड एज पर्सन के अंदर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसकी उम्र ज्यादा है, हो सकता है कि उसको ब्लॉकेज होने के चांसेस मैं करने जाऊंगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो ओल्ड एज आदमी बचपन से डेली दौड़ रहा हाँ तो नहीं, वो तो कोई चांस नहीं। वेगन से शुरुआत करेगा हाँ मोटा हो रहा है, फिर उसको लगा नहीं मैं मोटा हो रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो 100% चांसेस है कि उसकी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज होगा। आगे चले। अब देखो, अब हार्ट के अंदर जो साउंड आते हैं ना, ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड आते हैं हमारे हार्ट के अंदर, जिसको अपन किससे, डॉक्टर किससे देखता है? स्टेथोस्कोप से। पता होगा स्टेथोस्कोप क्या होता है, देखा भी होगा। जो पहली साउंड आती है वो क्या आती है? मैंने बताया लब। जो किससे आती है? जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद होते हैं तब क्या आती है? लब। जब सेमिलुनर वाल्व बंद होता है तब क्या आती है? डब। सेमिलुनर वाल्व। और इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, किसी की लब डब, किसी की लब जो होती है वो स्लो होती है, किसी की डब स्लो होती है, जिससे डॉक्टर को पता लग जाता है कि इसके हार्ट में छेद है। पता है ना, डॉक्टर खाली हार्ट बीट सुन के पता लगा लेते हैं। किसी की दिल की साउंड बिल्कुल, उनके जिनके दिल में छेद होता है उनकी हार्ट बीट बिल्कुल अलग आती है, उनके अंदर लब डब अपने जैसा सेम नहीं आता। उनके अंदर या तो लब धीरे आ रहा होता है या डब तेज आ रहा है, क्योंकि वो जो छेद है ना उसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो अंदर बिगड़ रहा होता है। तो जो लब है ना वो प्रॉपर नहीं आता, या डब जो है वो प्रॉपर नहीं आता, ठीक है, वो एक अलग पूरा। ब्लड लीक हो रहा है। अरे छेद है मतलब अभी बोलते हैं उसको छेद है, जैसे इसके वॉल पे वही तो डिपेंड करता है। वॉल पे छेद होगा तो वॉल चेंज कर देंगे। बोलते हैं ना हार्ट के वॉल्व खराब हो गए, बोलते हैं ना बहुत सारे डॉक्टर, डलते हैं ना वापस, तो वॉल्व पे है तो वॉल्व वापस चेंज हो जाएगा। हार्ट के अंदर कोई कैविटी बन गई छोटी सी, अरे यार अभी क्या मेरे है ना हाथ के अंदर वो कुछ मार रहे थे, नील जम जाती है, क्या होती है? इंटरनल ब्लीडिंग होती है। तो क्या लीक हो रहा है? क्या अंदर लीक हो गया थोड़ा सा, लेकिन वो अंदर की तरफ लीक हो गया, ऐसे बाहर आपको कोई लीकेज नहीं दिख रहा है, वो इतना नहीं होता है, वो बहुत माइन्यूट सा होता है। लेकिन क्या है, हार्ट जो है वो एक बहुत वाइटल ऑर्गन है, उस पर थोड़ा सा भी अगर इफेक्ट आया तो आदमी के मरने की चांसेस बहुत हाई हो जाती है, तो इसलिए उसका ध्यान रखा जाता है। पर वो अपने किसी काम का नहीं, उसका एक पूरा डायग्नोसिस अलग है, वो पूरा एक अलग सीन, पूरा एक अलग सिनेरियो है, ठीक है। जब कभी अपने काम का होगा तब मैं पढ़ा दूंगी, ठीक है। और इतना तुम्हें शौक है पढ़ने का तो तुम्हें काम करो, ये छोड़ दो और नीट कर लो, ठीक है। एमबीबीएस पढ़ना, उसके अंदर तुम जितना डीप में बोलोगे ना, तुम पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, लेकिन बुक खत्म नहीं होगी। 5 किलो की बुक है फिजियोलॉजी की, इतनी बड़ी, वो सिर्फ एक सिंगल है, उसके अलावा एक्स्ट्रा और पढ़ो तो पढ़ सकते हो, है ना। देख बहुत इंटरेस्टिंग है मुझे पता है, लेकिन ये बहुत थोड़ा सा ही है ना। अगर मैं एक हार्ट को पढ़ाने बैठू ना तो हार्ट के ऊपर कम से कम नहीं कर सकते। हमारे टोटल मिला के 15 चैप्टर थे सिर्फ एक हार्ट के ऊपर, और एक चैप्टर के अंदर 20 पेज। अभी तो सोच कितना पढ़ना है, ठीक है। लेकिन इतना पढ़ाना कोई काम का नहीं, अपन कोई रामायण पढ़ने नहीं बैठा ना, अपन हार्ट के ऊपर कोई रिसर्च करनी, अपना जो पर्पस है वो फुलफिल होना चाहिए खाली बस। चलो ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ देखे होंगे, बहुत सारे डॉक्टर बोलते हैं किसी हॉस्पिटल में जाओ इसकी ईसीजी करवा के लेके आओ। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। यू आर प्रोबेबली आपने बहुत सारे सीन देखा होगा हॉस्पिटल टीवी शो के अंदर, एक आदमी है जमीन उसके ऊपर लेटा है वेंटिलेटर के ऊपर, उसकी बाहर कोई वाइफ वगैरह होती है, वो रो रही होती है और सडनली बैठी होती है पास में, और वो जो मशीन होती है उससे पीप करके आवाज आती है और आदमी खत्म, ठीक है। और आदमी किसमें चला गया? कार्डियक अरेस्ट में चला गया। किसमें चला गया? कार्डियक अरेस्ट, यानी दिल रखना बंद कर दिया। इस टाइप की मशीन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। मशीन का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अपन जो बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये क्या है? मशीन का नाम है। और जो बनता है, जो ये जो फिगर मिलता है ना अपन को, PQRST वाला भी पीछे होगा बताऊंगी, उसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या बोलते हैं? मशीन का नाम तो क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये तो क्या है? मशीन है। और इलेक्ट्रो कार्डियो, मेरी राइटिंग गंदी है मुझे पता है, ठीक है। इसका नाम क्या होता है? ये क्या होता है? हमारा जो ग्राफ बन के आ रहा है वो होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियो इतनी गंदी नहीं है, अभी पढ़ रहा है फटाफट इसलिए, हो गया। हाँ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या दिखाती है? ईसीजी के अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हमारे हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है, ऐसे नोट कर रही थी, उसको अपन क्या कर रहे होते हैं? एक कार्डियक साइकिल के दौरान कैसे हो रही है उसको अपन एक चार्ट की फॉर्म में लिख रहे होते हैं, जैसे कि फिगर में बताया गया है, ये देख लो। ये नहीं होता, हाँ ये ऐसा दिखता है, सीधी है ये, ऐसी दिखती है ना। नीचे भी जाती है। हाँ, इसी एक नॉर्मल ईसीजी देख लेना तुम, देखिए देखिए ऐसी दिखती है ना। अरे उसमें बहुत सारे चार्ट, अपन सिर्फ एक छोटे से फ्रेगमेंट की बात कर रहे हैं उस ईसीजी की, तो सब पार्ट उठा के पढ़ रहे हैं अपन। क्यों? हार्ट का 80 बार धड़क रहा है क्या? ये कंटिन्यूअसली होता है भाई, तो इतना क्लियर नहीं दिखेगा वो तो। हाँ, ये तो ये क्या है?
एक फ्रैक्शन में, थोड़ी सी देर के अंदर, एक फिक्स टाइम के अंदर इतना सा पार्ट उसको तोड़ा, उसको बड़ा बनाया और उसको दिखा रहे हैं कि एक कार्डियक साइकिल जब 70 से 75 टाइम हो रही है, अभी तुम इसको 70 से 75 टाइम बनाओ तो वो तुम्हें वही पैटर्न दिखेगा। ये अपन कितने बन, एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड्स, ठीक है, ये ऐसा दिखता है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है स्टैंडर्ड ईसीजी का, यानी एक नॉर्मल ईसीजी का, ठीक है। नॉर्मली पढ़ाएंगे ऑब्वियसली, अब नॉर्मल तो पढ़ा दिए तो बात ही खत्म हो जाएगी। दिख रहा है एक पेशेंट है जिसको हमने, कितनी इलेक्ट्रिकल रोड्स लगती है, 3, कितनी लगती है, 3, एक रिस्ट पे लगती है और टू द 1 टू ईच रिस्ट, एक इधर और एक लेफ्ट एंगल में, यानी यहाँ पे लगती है पैर के अंदर। दैट कंटिन्यूअसली मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी, जो क्या कर रही होती है, हार्ट एक्टिविटी को, और बहुत सारी मल्टीपल चेस्ट पे भी, अगर तुमने किसी की ईसीजी करवाई है कभी तो तुम्हें पता होगा, है ना, बहुत सारी मल्टीपल रोड होती है जो चेस्ट पे, करेक्ट, मेल्स की अलग होती है, फीमेल्स की अलग होती है, ठीक है, चेस्ट रीजन के अंदर लगाता है। हियर वी टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड ईसीजी, हम स्टैंडर्ड ईसीजी के बारे में बात करें, कोई खराब ईसीजी के बारे में बात नहीं करें। ईच पीक ऑफ द ईसीजी कैसे, PQRST, पी से लेके टी तक के लेटर्स के अंदर उसको बताया गया है। पी क्या बताता है, जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा या एट्रियम एक्साइटेड हो रहा होगा, वो क्या बताएगा, पी। अगर पी ऐसा दिख रहा है तो इसका मतलब जो एट्रियम है वो सही से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एट्रियम के अंदर कोई भी गड़बड़ नहीं है। क्या बताता है, एक्साइटेशन, या एक्साइटेशन को क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन भी बोलते हैं, है ना, ऑफ द एट्रियम। और जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, इसको क्या बोलते हैं, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है। क्या है ये, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है। ये क्या बताता है हमारे को, डी वेंट्रिकल का, पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर द क्यू एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन क्या, कहां पे स्टार्ट हो जाता है, क्यू के बाद यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। जब ये हो रहा होता है तब ये किसमें चला जाता है, सिस्टोल में चला जाता है। अपन ने पढ़ा था जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये तो रिलैक्सेशन में जाएगी, ठीक है। सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल यानी रिलैक्सेशन। द टी वेव रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल। हाँ, अब क्या होगा, ये टी वेव क्या बताती है, वेंट्रिकल जो है वो वापस रिलैक्स हो गए। क्या हो गया, वेंट्रिकल रिलैक्स होता है। टी वेव क्या बताती है, रिपोलराइजेशन। और एट द एंड ऑफ टी वेव, आप जब टी वेव को पूरी तरीके से एंड करके ये जो वापस ये क्यू वापस स्टार्ट हो रही है, ठीक है, सिस्टोल को मार्क करती है, यानी वापस से हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया। ये एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। इसी टाइम पे क्या होता है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होती है एट्रियम रिलैक्स हो जाती है, फिर वापस आगे क्या हो रहा है, वेंट्रिकल्स क्या हो रही है, रिलैक्स होगी ना इधर, हाँ, वेंट्रिकल रिलैक्स हो रही है, वापस से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है। हाँ, छोटा सा एट्रियम छोटा भी तो है। एट्रियम मैंने बोला था ना, वेंट्रिकल बड़े होते हैं, वेंट्रिकल का साइज बड़ा है, वेंट्रिकल में वॉल्यूम ज्यादा आती है ब्लड की, तो इसलिए ये छोटे हैं, भाई साहब बड़े हैं, ये फर्क है, इसलिए पहले ही बता दिया था, ठीक है। अब ये आपको याद होना चाहिए, पी वेव क्या बता रही है, एक्साइटेशन बता रही है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या बता रहा है, डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल बता रहा है। टी वेव क्या बता रहा है, रिपोलराइजेशन, यानी वापस से क्या हो रही है, रिलैक्स स्टेज में जा रही है। कौन जा रही है, वेंट्रिकल जा रही है। एट द एंड ऑफ टी वेव मार्क द एंड ऑफ द सिस्टोल, ऑब्वियसली काउंटिंग द नंबर ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दैट occur in a given period of time when can determine the heartbeat of the individual। जितने भी ये आ रही है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, इसको अगर गिनोगे तो तुम्हें उस आदमी का दिल कितनी बार धड़क रहा है 1 मिनट के अंदर वो पता चल जाएगा। हार्ट में किसी को थोड़ा बहुत भी दिक्कत होगी तो उसकी ईसीजी वेरी करेगी। वो जब तुम पेशेंट देखोगे, तुम 10 से 50 ईसीजी अपनी आंखों के सामने देख लोगे, उसके अंदर अगर एक भी गलत हुई ना तो तुम तुरंत पकड़ लोगे। अभी वो सिर्फ वो डॉक्टर देख सकता है, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, पर उसके रिजल्ट इतने रिलायबल नहीं होते ना। एक डॉक्टर ने इतने साल पढ़ाई की है, वो देखे, उसमें अलग बात है ना। चैट जीपीटी वाले फिर डॉक्टर बन जाएंगे तो फिर मतलब ही क्या। सही होती है, मैं भी मानती हूँ 90% ऑफ टाइम सही होती है, ठीक है, लेकिन उसके बेस के ऊपर किसी को अगर कुछ प्रेस्क्राइब कर दिया और आदमी मर गया, फिर नहीं कर सकता ना, ये बात है। मैं मान रही हूँ होता है, सही होता है, लेकिन डॉक्टर डॉक्टर होता है, चैट जीपीटी होता है। चैट जीपीटी ने 5 साल पढ़ाई नहीं की, उसके बाद 2 साल मास्टर्स नहीं की, सही है ना। इंसान ने उतने ही, उससे कई ज्यादा पेशेंट देखे होंगे उसने उसकी स्टडी के दौरान, ठीक है। तो रिपोलराइजेशन होता है, एक्सपीरियंस बनता था, एग्जैक्टली। अब मैं मेरी लाइफ में अगर अभी तक मैं 100 ईसीजी देख चुकी हूँ और सडनली उन 100 ईसीजी में अगर एक ईसीजी गलत है तो मुझे कितनी आसानी से पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने सही वाली बहुत अच्छे से देख ली, ठीक है ना। अभी ये इतना सा दिख रहा है, इतना सा नहीं होता है। ईसीजी का अगर तुम पेपर ही देखोगे ना, वो जो ग्रेड आती है उसको ग्रेड बोलते हैं, कितनी लंबी आती है, उसको ऐसे करके पढ़ना पड़ता है, ऐसे करके, उसमें आधे लोगों की हवा निकल जाती है। वेरी कॉम्प्लेक्स यार, इतना आसान नहीं है, ठीक है। सिंस द ईसीजी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिफरेंट, हाँ सबकी सेम आएगी, ठीक है, ऐसी ही कॉन्फ़िगरेशन आएगी। अगर आदमी नॉर्मल है तो कोई भी डेविएशन है, इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई डिसीज है और कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी है,
मैंने बोल दिया हल्का सा भी वेरिएशन है मतलब कहीं ना कहीं उस आदमी को कोई ना कोई दिक्कत है। ये देख लो, द ब्लड फ्लो स्ट्रिक्टली ब्लड वेसल्स के अंदर आर्टरी और वेन, हाँ ये कहां से आ गया बीच में, टॉपिक क्या है इसका, गजब गजब, बीच में कूद रहा है। वहां पर तो मैंने पढ़ा दिया सिस्टमिक सर्कुलेशन पढ़ाया था ना, और पल्मोनरी सर्कुलेशन वो सिर्फ वही लिखा हुआ है। और ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग होती है ना, जो ब्लड वेसल किससे बनी होती है, सबसे 3 लेयर होती है ब्लड वेसल्स के अंदर। जो कौन सा एपिथेलियम होता है, स्क्वेमस एंडोथेलियम करके। फर्स्ट लेयर के अंदर की जो लेयर है उसका नाम क्या है, ट्यूनिका इंटिमा। और मिडिल स्मूथ लेयर होती है इलास्टिक, उसके ट्यूनिका मीडिया। और जो सबसे बाहर वाली होती है उसकी ट्यूनिका एक्सटर्ना। 3 लेयर है। हाँ होती है ना, होती है ना स्क्वेमस एंडोथेलियम है, पर ये एपिथेलियम नहीं है, अंदर की तरफ है। तो ये देखो, ठीक है 3 है। सबसे अंदर वाली क्या होगी, इंटिमा। बीच वाली क्या होगी, मीडिया, मीडियम यानी बीच वाला। और बाहर वाली क्या होगी, एक्सटर्ना। क्या होगी, एक्सटर्ना। बस इसके अंदर यही पढ़ने का है, कुछ नहीं, बाकी मैं पढ़ा चुकी हूँ, ये बता रखा है। और एक और इसके अंदर स्लाइड थी, पता है, स्लाइड ही पता नहीं कहाँ गई। हाँ ये भी, ठीक है। अगर कुछ भी कम आपको बड़ा हुआ दिख गया या कम दिख गया तो वो क्या शो करेगी आपको, या तो वो आदमी को क्या है, हाई ब्लड प्रेशर है। हाई ब्लड प्रेशर से उसकी हार्ट बीट भी काफी फास्ट चल रही होगी, ठीक है, जिससे आपको क्या है, कोई हार्ट डिसीज देखने को मिल सकती है। और किसी का हाई ब्लड प्रेशर होता है उससे ब्रेन में भी काफी दिक्कत आती है, किडनी में भी काफी दिक्कत आती है। लो ब्लड प्रेशर इतना हार्मफुल नहीं है जितना हाई ब्लड प्रेशर है, क्योंकि क्या होती है, आर्टरी फट जाती है। कोई सी भी आर्टरी कहीं भी ब्लास्ट हो सकती है, और कोई आर्टरी ब्लास्ट हो गई और अगर वो ब्रेन के अंदर ब्लास्ट हो गई तो आदमी पैरालिसिस में चला जाएगा, उसकी डेथ भी हो सकती है। क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग कितनी देर तक हो रही है, उससे खून का थक्का जम जाएगा। देखा, डॉक्टर बोलते हैं ब्लड जम गया ब्रेन के अंदर, तो वो तो हाई ब्लड प्रेशर बहुत रिस्की, क्योंकि आर्टरी क्या होती है, फट जाती है। लो ब्लड प्रेशर होगा तो आर्टरी फटेगी नहीं ना, आर्टरी फटेगी नहीं तो लीकिंग नहीं होगी ब्लड की। हाई ब्लड प्रेशर में इतना ब्लड प्रेशर वो आर्टरी झेल नहीं, है तो पाइप ही, तो ज्यादा जबा तो नल में से निकलता ही नहीं निकलता। तो वही वाली बात है, आर्टरी ब्लास्ट कर जाती है, और आर्टरी ब्लास्ट कर जाती है तो उससे आसपास में ब्लीडिंग हो जाती है, ठीक है। अब इसमें एक डिसीज का नाम है जिसका नाम क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने 1000 बार पढ़ा दी। कोरोनरी आर्टरी डिसीज वही, वो जो एथेरोमा बन रहा है ना, एथेरो, हाँ हाँ, निफेडिपिन, जीटीएन टंग के नीचे रखते हैं। ब्लड प्रेशर का उसका पूरा प्रोसेस अलग होता है। वो रेनिन के ऊपर काम करती है, अपनी बॉडी के अंदर एक किडनी से निकलता है रेनिन, उसको कम करती है। फिर वो दूसरे वाले एंजाइम को, वो कैस्केड वाला सिस्टम चलता है पूरा, फिर उससे फाइनली जाके अपनी हार्ट रेट कम हो जाती है। 2 ड्रग आती है, एक जीटीएन आती है, एक नेफेडिपिन आती है, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस 1000 बार बता चुकी हूँ, एथेरोमा बन जाता है, फैट और कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है, जिससे क्या होती है, हमारी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, आर्टरी की जो ल्यूमेन है वो नैरो हो जाती है। अब इसमें से वो फैंसी वर्ड का इस्तेमाल किया है, ये जो डायमीटर है इसको ही क्या बोलते हैं अपन, ल्यूमेन। और नैरो होना मतलब छोटा होना। कब छोटा होगा, ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ पे डिपोजिशन बढ़ जाएगा तो ये ल्यूमेन जो है नैरो हुई नहीं हुई, हो गई ना। अभी डायमीटर कम हो गया तो ये हो गई नैरो, सिर्फ ये बच रहा है अपने पास अभी, तो ये क्या हो गया, नैरो हो गया ना। अब पहले पूरे में से ब्लड पास कर रहा था, अब इतने में से ब्लड पास कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें से कम ब्लड पास करेगा और इस पूरे में से ज्यादा ब्लड पास करेगा। हार्ट को दिक्कत होगी तो वही बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या क्या जम जाता है, वो स्कम बनता है पूरा, किसका बनता है, कैल्शियम का बनता है, फैट का बनता है, कोलेस्ट्रॉल का बनता है, फाइब्रस टिश्यूज का बनता है, जो ल्यूमेन ऑफ द आर्टरी को नैरो करता है। एक होता है एंजाइना। एंजाइना क्या होता है, हार्ट में जो तेज पेन होता है एकदम सडनली, किसी को हार्ट अटैक से पहले होता है, नॉर्मली भी लोगों को होता है, तो लोग जाके ईसीजी करा लेते हैं, करा लेनी चाहिए। क्या बोलते हैं उसको, एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। क्या पेक्टोरिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मसल होती है उसका नाम पेक्टोरेलिस होता है, इसलिए इसको बोला एंजाइना पेक्टोरिस। अ सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन अपीयर्स व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट मसल। कब होगा, जब हार्ट को प्रॉपर्ली ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो एंजाइना कैन ऑकर इन मेल एंड वुमेन एट एनी एज, बट इज मोर कॉमन इन द मिडिल एज एंड एल्डरली। किसी भी एज में हो सकता है, ठीक है, ज्यादा कब कॉमन है, मेल को भी हो सकता है, फीमेल को भी हो सकता है, मिडिल एज यानी 25 एज ग्रुप के बाद तक जो 60-50 जहां तक भी आ रहा है उनमें ज्यादा कॉमन होता है। इट ऑकर ड्यू टू द कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। कोई भी ऐसी कंडीशन जिससे ब्लड फ्लो इफेक्ट हो रहा है, एथेरोमा बन गया तो भी ब्लड फ्लो इफेक्ट होगा, है ना। किसी का बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर गिर जाता है, 80 से कम चला गया किसी का, उसको भी चेस्ट में पेन होने लग जाता है, क्योंकि क्या होगा, ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा हार्ट को ब्लड ही नहीं मिल रहा। हार्ट को भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना काम करने के लिए, तो वो नहीं मिल रहा। और लास्ट एंड फाइनल, हार्ट फेलियर। ये वो स्टेट है जिसमें हार्ट ने पंपिंग ही करना बंद कर दिया, जिससे बॉडी की डिमांड क्या होगी, गिर जाएगी। अब बॉडी को बराबर नहीं मिले, इसको हम क्या बोलते हैं, कंजेस्टिव
हार्ट फेलियर क्यों होता है? लंग्स में कंजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? तुम देखना जो लोग बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं उनको जब हार्ट अटैक आ चुका होता है उन लोगों की खांसी बहुत ज्यादा रहती है, उन लोगों को रहती है। क्यों? क्योंकि उनके लंग्स में कंजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? कंजेशन हो जाता है, जिस वजह से क्या हो जाता है? हार्ट के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है, उससे हार्ट भी इफेक्ट होता है। और कंजेशन ऑफ द लंग इज वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ द डिसीज। इसी बीमारी की वजह से लंग्स में कंजेशन हो रहा होता है। पता है? बीड़ी पीते हैं, मेरा कजिन है उसको भी है, उसको आ चुके 2 बार हार्ट अटैक, मानता नहीं है पर वो भी। ठीक है, हार्ट फेलियर इज नॉट सेम एज द कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक जो है कार्डियक अरेस्ट से बिल्कुल डिफरेंट है, मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ। क्योंकि हार्ट कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है? हार्ट बिल्कुल धड़कना ही बंद कर देता है, लेकिन हार्ट अटैक में ऐसा नहीं होता है। हार्ट की मसल जो होती है क्या हो जाती है? वो डैमेज हो जाती है हार्ट अटैक में। चैप्टर खत्म खत्म, अभी कुछ नहीं। ये हार्ट का डायग्राम है, खत्म। ये वही आ गया, ये ईसीजी। ठीक है, कितना टाइम हो गया वैसे? 5 हो चुकी है। भाई ये मेरे को पढ़ाना भी तो है। 456 हो गई ना। चलो ठीक है, फाइंड अप करो तुम्हारी क्लास, पूछा।